हेलो चैंपियंस, आई एम सी उमेश काबरा। स्वागत है आपका इस लेवल अप रिवीजन सीरीज में। तो गाइज आज के इस वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड डिसीजन का डिटेल रिवीजन करने वाले। तो इस वीडियो में अपन सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और उसके बाद ही आपने जो है आगे का वीडियो कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अभी अपन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंक्शन इंक्लूड 3 डिसीजन। तो देखो अभी तक अपन ने सीखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन है। कौन से सर? फर्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। तो ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन था उसके बारे में अपन ने ऑलरेडी सीख चुका है। कहाँ पे सर? लेवरेजेस चैप्टर में एंड कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नंबर 7 में सीख चुके हैं। अभी अपने को चैप्टर नंबर 8 में डिविडेंड डिसीजन के बारे में सीखना है। तो इसमें अपन क्या सीखने वाले सर? देखो आपको जो फाइनेंसिंग डिसीजन से आपको क्या पता चलता है कि आपने कैपिटल रेज कैसे करना है। जो कैपिटल रेज किया वो आप इन्वेस्टमेंट करोगे कैसे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हेल्प लेके। और एक बार आपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को या कंपनी के खुद के पास रखना है। इसको ये जो डिसीजन लेने वाले इसको ही क्या बोलेंगे अपन? डिविडेंड डिसीजन। तो देखो क्या बोला है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अर्निंग मिलता है आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट एंड अदर ऑल एक्सपेंसेस, क्या बचता है अपने पास? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। कोई भी अगर कंपनी रहेगी तो उसके पास क्या रहेगा सर? दो ऑप्शन रहेंगे। क्या कर सकती है कंपनी? एक तो एक डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एज अ डिविडेंड। तो कंपनी जितना अपना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है पूरा पूरा एज अ डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड कर सकती है या फिर खुद के पास रख सकती है एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो खुद के पास अगर कंपनी पूरा अर्निंग्स रखेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स। और अगर कंपनी सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिविडेंड। तो अभी अपन नेक्स्ट पढ़ते। In this chapter, we are going to study how much proportion of earnings should be distributed as dividend or retained in order to maximize the wealth of equity shareholders. तो सर ये डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में अपन क्या सीखने वाले हैं कि जो अपने पास अर्निंग्स आने वाला है उसको आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड या आपको रिटेन करके रखना है एज अ रिटेन अर्निंग्स। इसका जो डिसीजन है वो अपन ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। और ये डिसीजन का सर इफेक्ट कहाँ पे आएगा? आपके फर्म के मार्केट प्राइस पे या फिर एट द एंड वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, ठीक है। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इंक्रीज द वेल्थ ऑफ या फिर मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। और वो अपन कैसे करने वाले सर? वो अपन ये चैप्टर में सीखने वाले कि जो डिविडेंड वाला डिसीजन रहेगा उसके बेसिस पे आपने ऐसा डिविडेंड डिसीजन लेना है ताकि आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर या फिर वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो देखो अभी क्या बोला है, डिविडेंड डिसीजन थियरीज। तो इस चैप्टर में आपको 5 थेरीज पढ़ना है। उसमें से 2 थेरीज ऐसा समझ लो आप जो अदर थेरीज है उसके आपको सिर्फ फॉर्मूलाज दिए गए, आपने बस फॉर्मूलाज को याद रखना है और एग्जाम में अगर इसका एमसीक्यू आ सकता है तो एमसीक्यू आपने सॉल्व कर देना है। बाकी तो ये 2 थेरीज पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो अपने को 3 टाइप ऑफ थ्योरी पढ़ना है। फर्स्ट इज रिलेवेंट थ्योरी, सेकंड इज इररिलेवेंट थ्योरी एंड थर्ड अदर थ्योरी। तो ये रिलेवेंट थ्योरी क्या बोलता है सर? कि रिलेवेंट थ्योरी बोलता है कि आपका डिविडेंड डिसीजन, प्रोपोर्शन ऑफ डिविडेंड डिसीजन विल अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो अपन ने जो चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि रिलेवेंस थ्योरी आपने वहां पे भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर। और रिलेवेंस थ्योरी क्या बोलता था कि इफ यू चेंज द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल देन द वैल्यू ऑफ द फर्म विल चेंज, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपका कैपिटल का प्रपोर्शन चेंज करोगे तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज होगा। उसी तरह से रिलेवेंस थियरी यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आप डिविडेंड डिसीजन प्रोपोर्शन ऑफ डिविडेंड अगर चेंज करोगे तो आपके फर्म का वैल्यू भी चेंज होगा या फिर आपका मार्केट प्राइस भी चेंज होगा। मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म। और ये इररिलेवेंट थियरी क्या बोलता है सर? कि आप आपके डिविडेंड का डिसीजन कोई भी लो, आप डिविडेंड का प्रोपोर्शन कितना भी रखो, आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर सेम रहेगा या फिर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कांस्टेंट रहेगा। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में कोई भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। ये बोलता है आपका इररिलेवेंट थ्योरी की। मतलब क्या बोलता है ये कि आपका डिविडेंड डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट फॉर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। और ये आपने को किसने बताया सर? ये मोदीग्लानी मिलर जी ने। तो आपको पता होगा कि मोदीग्लानी मिलर जी ने उधर भी अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में भी बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड कंसेप्ट दिए थे अबाउट आर्बिट्राज।
जहाँ पे मोदिग्लानी मिलर जी क्या बोलते थे कि आप कैपिटल का प्रोपोर्शन कोई भी रखो, आपका वैल्यू ऑफ फर्म विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। और इधर मोदिग्लानी मिलर जी क्या बोलते हैं कि सर आप डिविडेंड डिसीजन कोई भी लो, आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर या फिर वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट रहेगा। और ये अदर थियरीज में अपने को दो थियरी पढ़ना है, ग्राम डॉड मॉडल एंड लिंटनर्स मॉडल। तो इसके बाद आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी अपन अपना रिलेवेंट थियरी में क्या फर्स्ट मॉडल पढ़ते, वॉल्टर्स मॉडल। तो ये वॉल्टर्स मॉडल क्या बोलता है देखते। देखो इस चैप्टर में ना मोस्टली ये तीन मॉडल इंपॉर्टेंट है, वॉल्टर, गॉर्डन और मोदिग्लानी मिलर। उसमें से भी आपको मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो वॉल्टर्स मॉडल के ही आएंगे, वॉल्टर या फिर गॉर्डन मॉडल, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट मॉडल है। उसमें से गॉर्डन मॉडल्स अपन ने चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी सीख लिया है, फिर भी अपन इसको यहाँ पे एकदम डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वॉल्टर्स मॉडल। क्या बोलता है वॉल्टर्स मॉडल सर, देखो अभी, ठीक है। क्या बोलता है वॉल्टर मॉडल, अजम्पशंस ऑफ वॉल्टर्स मॉडल। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये डिविडेंड डिसीजन चैप्टर है ना, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, इसका आपको रियल लाइफ में कोई भी यूज नहीं आने वाला है। जो आपका प्रैक्टिकल आप यूज करोगे, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का आपको, आप जब फाइनेंस में जॉब करोगे तो आपको पूरा पूरा उसका यूज आने वाला है। बट ये डिविडेंड डिसीजन चैप्टर का आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कभी यूज आने वाला नहीं है, क्योंकि इसके इस चैप्टर को जो बेस का है, ये जो थियरीज है सभी, इनके पास बहुत सारे ऐसे अनरियलिस्टिक एजम्पशन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो इस चैप्टर को आप रियल लाइफ से रिलेट मत करना, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं वॉल्टर्स मॉडल, और उसमें अपन अजम्पशंस पढ़ रहे हैं, तो एक एक अजम्पशन अपन रीड करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। देखो क्या बोला है, ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म आर फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब फर्म जो अपनी कंपनी है उसमें अपने को कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा तो अपन सिर्फ कहाँ से कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग से। सेकंड क्या बोला है, द आर एंड के आर कांस्टेंट। आर मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप कंपनी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाने वाली है वो हर साल कांस्टेंट रहेगा। और कंपनी के इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये सर क्या बोलता है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी थ्रू आउट द पीरियड कांस्टेंट रहेगा, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट। तो ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट क्या होता है, अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में भी पढ़ लिया था। परफेक्ट कैपिटल मतलब मार्केट मतलब क्या होता है कि सर जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी को साथ में मिलेगी और सारे इन्वेस्टर्स रैशनल रहेंगे। उसके बाद क्या बोला है, नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। मतलब ये क्या बोलता है कि सर आपका जो डिविडेंड का टैक्स है और आपका कैपिटल गेन का टैक्स है वो इक्वल रहना चाहिए। देयर शुड बी नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। मतलब मतलब अपना डिविडेंड टैक्सेशन एंड कैपिटल गेन टैक्सेशन अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है सर, नो फ्लोटेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और लास्ट क्या बोला है, द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। मतलब आपकी जो कंपनी है वो परपेचुअल पीरियड के लिए चलती जाएगी। तो सारे एजम्पशंस आप एक बार रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। और रियल लाइफ में आपको जो अपन दिनों तीनों चारों मॉडल आज पढ़ने वाले हैं, कोई भी आपको रियल लाइफ में यूज नहीं आने वाले। ये बस आपको काय के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में इसका जो है 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये चैप्टर में से आपको आएगा और एकदम आसान चैप्टर है, ठीक है। तो अभी अपन वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। देखो वॉल्टर्स मॉडल क्या बोलता है, P इक्वल्स टू डी प्लस आर बाई के इन ब्रैकेट ई माइनस डी होल अपॉन के। तो एक एक चीज का मतलब क्या है अपन समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो P मतलब क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। D मतलब डिविडेंड पर शेयर, E मतलब अर्निंग पर शेयर। तो ये जो E और D है ये क्या है, E माइनस डी। तो ये क्या है, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। इसको ही क्या बोलेंगे अपन सर, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। तो ई माइनस डी मतलब क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स पर शेयर। और ये आर मतलब क्या है, आर मतलब क्या है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर आईआरआर। आर क्या है सर, रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आर मल्टीप्लाई बाय रिटेन अर्निंग्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, आपने अपन ने एक बार पढ़ा था, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, बी मल्टीप्लाई बाय आर। बी मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। तो ये सिमिलर है अपने ग्रोथ के हिसाब से, जो आपका रिटेन अर्निंग्स है वो हर साल बढ़ते जाएगा और उस पर आप जो रिटर्न्स कमाओगे वो आपका एडिशनल कंपनी में ग्रोथ लेके आएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ई माइनस डी मल्टीप्लाई बाय आर मतलब क्या है आपका, अर्निंग्स ऑन रिटेन अर्निंग्स। मतलब आपका जो रिटेन अर्निंग्स है वो परपेचुअल है। देखो फर्म, पहले क्या बोला यहाँ पे, एक अजम्पशन है, द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। मतलब आप जो रिटेन अर्निंग्स कमाओगे हर साल क्या होगा, आप कुछ तो अर्निंग्स कमाओगे
उसमें से आपका डिविडेंड पे करोगे और बचा हुआ आप रिटेन अर्निंग्स में इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका परपेचुअल रिटेन अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आप परपेचुअल मतलब एन नंबर ऑफ पीरियड तक, इनफाइनाइट पीरियड तक अर्न करते रहोगे। तो आपको क्या करना है, उसका सिंपल प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और अपन ये जो प्राइस निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सिंपली जो आपका रिटेन अर्निंग्स वाला पार्ट था उसका अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। बट आपने याद रखना है कि वैल्यू ऑफ शेयर क्या रहेगा आपके लिए, डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स, रिटर्न्स ऑन रिटेन अर्निंग्स। तो ये डिविडेंड भी उसको अपन ऐड कर देंगे, इसमें आपने डिविडेंड ऐड कर दिया। और जो टोटल आपको अर्निंग्स मिलने वाला था फ्यूचर में कंपनी से, उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू लेना है। तो आप उसको सिंपली और एक बार डिवाइड कर दोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मिल जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे देखते हैं अपन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या है, या फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। अपन ने बोला था ई माइनस डी मतलब क्या है, रिटेन अर्निंग्स पर शेयर। आर इंटू ई माइनस डी मतलब क्या है, ग्रोथ रेट। या फिर रिटर्न्स ऑन रिटेन अर्निंग्स मतलब अपन जो रिटेन अर्निंग्स कंपनी में आने वाली है उस पे अपन क्या रिटर्न्स कमाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आर अपॉन के मल्टीप्लाई बाय ई माइनस डी। ई माइनस डी क्या होता है, रिटेन अर्निंग पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय आर मतलब ग्रोथ, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स ऑन रिटेन अर्निंग्स। मतलब फ्यूचर में अपन जितने रिटेन अर्निंग्स अर्न करने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू है ये, इस दिस वाला पार्ट। और लास्ट में क्या है सर, ये डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी होल अपॉन के क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ डिविडेंड एंड अर्निंग्स ड्यू टू रिटेन अर्निंग्स ईच ईयर। मतलब हर साल अपने को जो डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स के वजह से जो अर्निंग्स होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू लेना है। वही अपना क्या है, प्राइस ऑफ शेयर। तो देखो वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सर, डी प्लस आर बाय के मल्टीप्लाई बाय ई माइनस डी। मतलब क्या है, डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय ईपीएस माइनस डीपीएस डिवाइडेड बाय के। तो आप जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो दो बार निकालते हो। फर्स्ट वाली प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल रहे हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स ऑन रिटेन अर्निंग्स, और सेकंड वाली निकालते हो आप डिविडेंड प्लस रिटर्न्स ऑन रिटर्न अर्निंग्स उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ताकि आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मिल जाए। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। उसमें अपन देखते हैं क्या आगे बोला है। एज पर वॉल्टर्स मॉडल देयर आर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। कौन से दो फैक्टर है सर, रिटर्न ऑन अर्निंग्स और आईआरआर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये जो आर और के है, आर एंड के, इन दोनों की वजह से जो है आपके मार्केट प्राइस का इफेक्ट आएगा। क्योंकि आप सिंपल अगर देखोगे यहाँ पे क्या है डी और यहाँ पे ई माइनस डी है, बट इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर बाय के वजह से। तो जो आपका आर और के वो दो फैक्टर्स की वजह से आपका मार्केट प्राइस चेंज होगा, यही बोला यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं अपन कंक्लूजन एज पर वॉल्टर्स मॉडल। बट ये कंक्लूजन एज पर वॉल्टर्स मॉडल नहीं है, ये सारे ही मॉडल्स का कंक्लूजन है। यहाँ पे अपन देखते हैं इसको। ठीक है, तो एक मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊंगा सो दैट आपका जो है आपको ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना एकदम आसान जाएगा। तो देखो कोई भी कैसे भी कंपनी ने, अगर एक कंपनी है अपने पास XYZ लिमिटेड, उन्होंने क्या किया है सर, 100 रुपीज अर्न किया है। ठीक है, तो इस साल का XYZ लिमिटेड का अर्निंग्स कितना है, 100 रुपीज। अभी क्या होता है पता है क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी का एजीएम बैठता है, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें कंपनी शेयर होल्डर्स को पूछेगी कि देखो शेयर होल्डर्स, हमने जो है 100 रुपीज अर्न करे, उसमें से हम आपको 100 रुपीज दे या फिर ये 100 रुपीज हम हमारे पास रख के कहीं और इन्वेस्ट करें। तो जो शेयर होल्डर्स रहेंगे वो कंपनी को क्या पूछेंगे कि आप हमें आपका रेट ऑफ रिटर्न बताओ। मतलब आप जो ये 100 रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हो उससे आप कितना रिटर्न कमा सकते हो ये हमको बताओ। क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब शेयर होल्डर्स के पास जो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है उससे हम जो है 10% का रिटर्न कमा सकते हैं। शेयर होल्डर्स का रिटर्न मतलब क्या रहेगा, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शेयर होल्डर्स क्या बोलता है कि हम अगर बाहर कहीं डाले या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना रहेगा, 10%। मतलब अगर अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स जो आपको 100 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है उसको अगर कहीं और इन्वेस्ट कर दे तो उससे 10% का रिटर्न कमा सकते। तो अगर कंपनी बोलेंगी कि मेरे पास आर मतलब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम जहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं उसमें से हम 15% रिटर्न कमाने वाले, कितना कमाने वाले सर, 15%। तो शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे कि ये जो 100 रुपीज है आप आपके ही पास रखो,
और आप उसको इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न अर्न करो, क्योंकि हमारे पास तो हम 10% का रिटर्न अर्न कर पा रहे हैं। तो आप आपके पास ही रखो और 15% रिटर्न अर्न करके हमको दो। तो यहाँ पे आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा, देखो जब आर, आर मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इफ आर इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बन जाएगा, 0%। मतलब क्या कर रहे थे सर, जो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है वो 0 रुपीज का देगी, कंपनी 100 रुपीज पूरा खुद से ही रिटर्न इन्वेस्ट कर देगी। और सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस क्या बोल रहा है सर, जो कंपनी क्या बोलती है शेयर होल्डर्स को कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से हम सिर्फ 8% का रिटर्न अर्न कर देंगे, मतलब जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का पॉसिबल है हमारे पास उसमें से हम आपको 8% का रिटर्न दे सकते हैं। तो इस केस में देखो शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे कि फिर तो आप डिविडेंड सारा हमको दे दो, हम जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वहां से हम 10% कमा लेंगे, तो हमारा जो 2% का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% है तो क्या होगा, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बन जाएगा, 100%। देखते, इफ आर इज लेस देन के, मतलब क्या हो रहा है अपना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन आर, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो रहा है, 100%। मतलब अगर आपका रिटर्न ऑन, कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे कि सर ये आप 100 रुपीज हमको पूरा दे दो, हम खुद से ही इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये सिंपल लॉजिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है वॉल्टर्स मॉडल में। क्या बोला है सर, कंडीशन ऑफ आर वर्सेस के, अगर आपका आर, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो क्या बोलेंगे शेयर होल्डर्स कि आप कंपनी खुद के पास पैसा रखो और इन्वेस्ट करो, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बन जाएगा, 0% का। और ये कंपनीज कौन सी रहेंगी, ग्रोथ कंपनीज, क्योंकि इनमें क्या होगा, कंपनी रिटर्न अर्निंग अपने पास रखेगी, उससे 15% का रिटर्न अर्न करेगी, तो कंपनी की ऑटोमेटिकली ग्रोथ होते जाएगी। उसके बाद क्या बोला है सर, ये सेकंड, आप थर्ड वाला केस देखो, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, इफ आर इज लेस देन के, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इस केस में शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे कि सर आप क्या करो, सारा डिविडेंड हमको दे दो, हम खुद इन्वेस्ट करके के ही कमा लेंगे। तो इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका कितना बन रहा है, 100%। और ये कौन सा कंपनी होगा, डिक्लाइन कंपनी, जिस कंपनी का कभी ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि कंपनी में रिटर्न, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, कंपनी जितना इन्वेस्टमेंट था उतना कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे बोला क्या है कि अगर कंपनी को एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है तो वो सिर्फ रिटेन अर्निंग्स के थ्रू फाइनेंस हो सकता है, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी अपन लास्ट वाला देखते हैं, इफ आर इक्वल्स टू के, आर इक्वल्स टू अगर के होगा तो एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। तो आर, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगा तो आप कोई भी डिविडेंड दे दो, मतलब कंपनी खुद के पास रखेगी या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी, कंपनी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ सेम ही रहने वाला है, क्योंकि कंपनी भी 10% का रिटर्न अर्न करेगी और इक्विटी शेयर होल्डर्स भी 10% का ही रिटर्न अर्न करने वाले। तो उसमें आप कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दियो, वो आप ऑप्टिमम रहेगा। और ये कौन सी कंपनी में होगा, कांस्टेंट कंपनीज में। तो यहाँ पे अपना जो है वॉल्टर्स मॉडल खत्म होता है। आपने इसमें बस दो चीजें याद रखना है, फर्स्ट आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है सर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और सेकंड वाला ये टेबल, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको काम आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग के समय। तो टेबल में क्या दिखा है, इफ आर इज मोर देन के, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%, और उसके बाद आर इक्वल्स टू के, तो एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, एंड आर इज लेस देन के, देन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। ठीक है। अभी अपन सेकंड मॉडल स्टार्ट करते हैं अपना, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल या फिर गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। तो इसके कुछ अजम्पशंस है, अपन फर्स्ट वो पढ़ते हैं, ठीक है। अजम्पशंस ऑफ गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल द इन्वेस्टमेंट फर्म आर फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। सेम था सर अपना, इधर भी सेम था क्या, ऑल द इन्वेस्टमेंट आर फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं ले सकते, एकदम अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। सेकंड क्या बोला है, द आर एंड के आर कांस्टेंट, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाले। उसके बाद क्या बोला है, रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइडेड विल बी रिमेन कांस्टेंट, मतलब आपका जो रिटेंशन रेशियो रहेगा वो एक बार कंपनी डिसाइड कर देगी और लाइफ टाइम सेम रिटेंशन रेशियो आपको रखना है, मतलब कंपनी का क्या रहेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ग्रोथ रेट इज ऑल्सो कांस्टेंट। देखो क्योंकि रिटेंशन, ये क्या बोला यहाँ पे, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, आपका रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट है,
तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ग्रोथ क्या रहता है आपका बी इंटू आर, वो भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट है। और लास्ट में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल ऑलवेज मोर देन जी, के इज ऑलवेज मोर देन जी। तो ये इतने एजम्पशंस कुछ किए अपने गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के। अभी इसमें अपन एक एक फॉर्मूला देखते जाते तो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में अपन ने 3 टाइप्स ऑफ मॉडल देखना है। फर्स्ट रहेगा नो ग्रोथ वाला, सेकंड कांस्टेंट ग्रोथ और थर्ड वेरिएबल ग्रोथ। तो नो ग्रोथ में क्या रहेगा सर, कंपनी का ग्रोथ नहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ मतलब क्या है कि हर साल कंपनी का कांस्टेंट होगा, क्योंकि अपना क्या बोला है अपन ने, जी कांस्टेंट बोला है। और थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, वेरिएबल ग्रोथ। तो वेरिएबल ग्रोथ क्या है अपन आगे देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं नो ग्रोथ। तो कंपनी की अगर कोई ग्रोथ ही नहीं है तो कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या रहेगा देखो अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वैल्यू ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। तो कंपनी से प्रेजेंट क्या मिलने वाला है हर साल, डिविडेंड क्योंकि कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देती है, डिविडेंड। और यहाँ पे डिविडेंड अपना क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कंपनी के पास ग्रोथ नहीं है। तो आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या बन जाएगा, डी डिवाइडेड बाय के, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड कैसे निकलेगा, डी अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपका पी जीरो क्या आ जाएगा, डी अपॉन के, मतलब डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेयर डी इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर, पी जीरो इक्वल्स टू मार्केट प्राइस एंड के इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे ये जो डी है आपको इनफाइनाइट पीरियड तक मिलने वाला है, और इसके लिए अपन उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं बाय डिवाइडिंग द इंटरेस्ट रेट, और अपने केस में इंटरेस्ट रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपका नो ग्रोथ का फॉर्मूला कंप्लीट होता है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कांस्टेंट ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कांस्टेंट ग्रोथ का है। इसके बारे में अपन ने जो है एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी डिस्कशन कर लिया था। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अपन ने जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला एक सीखा था, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल वाला, वो कौन सा दिखा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, आई होप सो, ठीक है। तो इसको ही जो है आप गॉर्डन जी ने क्या करा है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, और यहाँ पे आपको जो है प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का फॉर्मूला दिया है। तो इसको सिंपली क्या किया है गॉर्डन जी ने, देखो पी जीरो इक्वल्स टू डी वन अपॉन के माइनस जी। तो क्या किया यहाँ पे, के माइनस जी इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो। तो आपका पी जीरो क्या हो जाएगा, डी वन अपॉन के माइनस जी। यही यहाँ पे लिखा है गॉर्डन जी ने, ठीक है। क्या बोला है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में जो जी रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक बार कंपनी ने बोला कि कंपनी का डिविडेंड 8% से ग्रो होने वाला है, तो लाइफ टाइम जो कंपनी का डिविडेंड या फिर मार्केट प्राइस रहेगा 8% से ही ग्रो होगा। या फिर कंपनी के जो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट है वो भी 8%, मतलब जो कांस्टेंट है वही रहने वाला है। तो आपका पी जीरो क्या बन जाएगा, डी वन अपॉन के माइनस जी। बट गॉर्डन जी ने क्या किया है, थोड़ा सा फॉर्मूला और मॉडिफाई कर दिया, और ये जो डी वन है इसको क्या लिखते हैं, ये ई वन इंटू वन माइनस बी। तो ई वन मतलब क्या होता है आपका, अर्निंग पर शेयर, और उसको आप वन माइनस रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे। तो वन माइनस रिटेंशन रेशियो मतलब क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ईपीएस मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या आ जाएगा आपका, डी वन, ठीक है। यहाँ पे ई वन डी वन, वन मतलब क्या है, ये एट द एंड ऑफ ईयर वन, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड का आपको डिविडेंड या फिर अर्निंग्स कंसिडर करना है। और पी जीरो मतलब आपको प्राइस कब का मिलेगा, जीरो पीरियड का। तो आप अगर डी वन यूज करोगे तो आपको पी जीरो मिलेगा, मतलब डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर वन लेोगे तो आपको पी प्राइस एट द एंड ऑफ जीरो पीरियड मिलेगा, ठीक है। अगर आप डी टू लोगे, मतलब डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर टू, तो आपको पी वन मिलेगा, मतलब प्राइस एट एंड ऑफ ईयर वन, ठीक है। तो सिंपल है, ये फॉर्मूला आपको समझ गया होगा। यहाँ पे क्या किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट है, बस ये जी के जगह पे इन्होंने बी आर लिख दिया। मतलब क्या है, जी जी मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट मतलब क्या है, आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेशियो। तो सिंपल फॉर्मूला है। आपने ये वाला भी फॉर्मूला अगर याद रखे, आपको याद कर लिया तो आपको ये वाला फॉर्मूला समझ जाएगा, या फिर ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के वक्त सेम फॉर्मूला सीख चुके हैं। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल आपका क्या बोलता है, पी जीरो इक्वल्स टू ई वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस बी, मतलब अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, और ग्रोथ को यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी आर, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर ऑफ ईयर वन, बी मतलब रिटेंशन रेशियो, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बी आर मतलब क्या है, ग्रोथ रेट, पी जीरो प्राइस ऑफ शेयर एट जीरो, एंड डी वन इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर एट ईयर वन।
और आपको D0 अगर दिया हो क्वेश्चन में, उससे आपको D1 पर जाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी। ठीक है, तो D1 निकालना है, तो D1 इक्वल्स टू D0 इंटू 1 प्लस जी। ठीक है, D1 इक्वल्स टू D0 इंटू 1 प्लस जी। अगर आपको D2 चाहिए तो आप क्या करोगे, D0 इंटू 1 प्लस जी रेस टू 2। तो जितने साल आपको आगे बढ़ना है उतने साल आपको जो है उतना साल का पावर आपको यूज करना है। ठीक है तो आपका जो है नो ग्रोथ और कांस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे खत्म होता है। अभी अपन बात करते हैं वेरिएबल ग्रोथ की। तो ये वेरिएबल ग्रोथ में क्या होने वाला है देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना आपने। ठीक है, हेयर द अर्निंग्स विल ग्रो एज फॉलोज। इनिशियल फ्यू ईयर, लेट्स से 1 to 3। तो क्या होगा, मान लो पहले ईयर 1 से ईयर 3 तक आपका जो ग्रोथ रहेगा वो हाई ग्रोथ रहेगा, मान लो 15% का। उसके बाद बोलेंगे कि फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर लाइकली से 4 to से आपका जो मिनिमम ग्रोथ रहेगा और वो कितना रहेगा, 10%। एग्जाम्पल है, ठीक है। और बाद में बोलेंगे कि जो आपका लास्ट में रिमेनिंग पीरियड लाइफ टाइम के लिए कांस्टेंट ग्रोथ रहने वाला है, जो रहेगा 8%। तो क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कुछ इनिशियल फ्यू ईयर्स के लिए बोलेंगे आपका ग्रोथ रेट हाई रहेगा, उसके बाद कुछ ईयर्स के लिए बोलेंगे कि आपका ग्रोथ रेट मीडियम रहेगा, और लास्ट में क्या बोलेंगे कि आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाले अगर ऐसा वाला केस आपके पास आता है तो आपको प्राइस कैसे निकालना है उसके बारे में अपन यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो सिंपली P0 क्या बन जाएगा, आपने क्या करना है, ये जो वेरिएबल ग्रोथ रेट है, मतलब जहाँ पे ग्रोथ रेट आपका अलग अलग है, उसका आप इंडिविजुअली डिविडेंड निकाल लो और उसका आप प्रेजेंट वैल्यू ले लो। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। 1 प्लस के मतलब के मतलब क्या है, अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि अपन ये डिविडेंड या फिर प्राइस निकाल किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो आपने क्या करना है, सिंपली D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेस टू 1, D2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेस टू 2। मतलब सेकेंड ईयर के डिविडेंड को सेकेंड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करना, थर्ड ईयर के डिविडेंड को थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करना है, और लास्ट में आपने क्या करना है, टर्मिनल वैल्यू एक निकालना है। टर्मिनल वैल्यू कब की निकलेगी सर, जिस ईयर से आपका ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगा, जहां पे आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगा उस साल का आपको टर्मिनल वैल्यू निकालना है। ताकि टर्मिनल वैल्यू मतलब क्या रहेगा, टर्मिनल वैल्यू मतलब वो वैल्यू आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। देख लो टर्मिनल वैल्यू क्या, एक क्वेश्चन आप देख, अपन एक क्वेश्चन देखते हैं उसमें आपको टर्मिनल वैल्यू पता चल जाएगा। तो डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज 200। यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब D1 दिया है आपको। ठीक है, D1 कितना दिया है सर, 200। एंड ग्रोथ रेट आर एज फॉलोज। ग्रोथ रेट क्या बोला है सर, 1 to 3 ईयर में 15%, 3 to 6 ईयर में 10%, और 7th ईयर ऑनवर्ड्स कितना रहेगा, 8%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे दिया है आपको, क्या बोला है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर। एग्जाम में आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे अपन देखते हैं। तो सिंपली आपने एक टेबल बनाना है, और टेबल में क्या करना है आपने, डिविडेंड जो जब तक डिविडेंड आपके कांस्टेंट नहीं है, मतलब जहां जहां पे वेरिएबल डिविडेंड है, आप सिंपली कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, फर्स्ट ईयर का 200, उसमें ग्रोथ रेट क्या आएगा सर, फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए 15%। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तब प्लस 15% कर देना, फिर यहाँ से आ जाएगा और 15%, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा सर, देखो फर्स्ट 3 ईयर्स में क्या हो गया, 15% का, मतलब यहाँ तक आएगा तब तक क्या होगा, 15% का ग्रोथ रेट। उसके आगे ग्रोथ रेट आपका बन जाएगा 10% का। करेक्ट, तो फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए ग्रोथ रेट बन जाएगा 15%, उसके बाद 3 to 6 ईयर के लिए ग्रोथ रेट बन जाएगा 10%। तो आपने इंडिविजुअल ईयर का डिविडेंड निकालना है। और देखो 6th ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब 7th ईयर के बाद में जो 7th ईयर का डिविडेंड रहेगा वो कितने परसेंट से ग्रो होगा, 10% से। तो अपन क्या करेंगे, D7 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, D6 इंटू 1 प्लस जी। तो D6 क्या आपका 352.05। देखो यहाँ पे अपन ने D6 निकाल रखा है 352.05। इसको आप मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 8%, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.08, तो आपको यहाँ पे D7 मिल जाएगा। और ये D7 अगले बार कितने से ग्रो होगा, 8% से। उसके बाद नेक्स्ट कितने से ग्रो होगा, 8% से। तो मतलब D7 से आगे जो डिविडेंड रहने वाले वो 8% से ही ग्रोथ होने वाले। तो आपका क्वेश्चन आपने क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू निकालना है। और टर्मिनल वैल्यू मतलब क्या रहेगा आपका, प्राइस एट द एंड ऑफ 6th ईयर। यहाँ पे 6th ईयर क्यों आ रहा है यहाँ पे सर, देखो आपके पास डिविडेंड कहाँ से कांस्टेंट है, D7 से, मतलब 7th ईयर ऑनवर्ड्स आपका डिविडेंड कांस्टेंट रहने वाला है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, सिंपली ये जो आपको फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलने वाले थे 8% से ग्रो होने वाले, उसका आप सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली D7 अपॉन के माइनस जी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, प्राइस एट द एंड ऑफ 6th पीरियड। मतलब अगर देखो आपका जो है डिविडेंड अगर कांस्टेंट होने वाला था 8th ईयर से, तो आपको इससे क्या मिलेगा, आप किसका यूज करोगे, D8 का।
तो D8 का यूज करोगे तो आपको P7 मिलेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में बोला है कि आपका डिविडेंड कांस्टेंट कहाँ से होने वाला है, 12th ईयर से। डिविडेंड कहाँ से कांस्टेंट होगा, 12th ईयर से। तो आप जब टर्मिनल वैल्यू निकालोगे तो आप कौन सा डिविडेंड कंसीडर करोगे, D12। और अगर आप D12 कंसीडर करोगे तो आपको प्राइस कौन सा मिलेगा, 11th ईयर का। देखो यहाँ पे फर्स्ट भी अपन ने जो सीखा था, आपको क्या मिलता है यहाँ पे, P0 कब मिलता है, जब D1/K-G हो। मतलब आप फर्स्ट ईयर का डिविडेंड जब यूज करते हो तो आपको P0 मिलता है। तो यहाँ पे देखो 7th ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा पता है, कि आपका क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा, कांस्टेंट ग्रोथ रेट वाला। 7th ईयर ऑनवर्ड्स क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट वाला। और अपन ने सिंपल जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मतलब ही क्या किया कर रहे हैं अपन, कि फ्यूचर डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपको P6 मिल जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको P6 मिल जाएगा। तो टर्मिनल वैल्यू क्या आता है अपना सर, देखो 19008। इसको आप क्या करोगे, 6th ईयर पे लोगे। आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि आप जिस ईयर से आपका डिविडेंड कांस्टेंट होने वाला है, उसके पहले ईयर का आपको टर्मिनल वैल्यू मिलेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम में यही गलती करते हैं कि यहाँ पे 6th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज नहीं करेंगे, 7th ईयर का करेंगे, ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करना है, आपने हमेशा याद रखना है कि आप टर्मिनल वैल्यू कहाँ की निकाल रहे हो। अगर आप D7 का यूज कर रहे हो तो आपको P6 मिलेगा। और ये P6 मतलब क्या है, प्राइस एट द एंड ऑफ 6th ईयर। और उसको अपन 6th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करने वाले हैं। तो इस बेसिस पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको टर्मिनल वैल्यू आपका जो है P0 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो अपना P0 कितना आता है, 11,886.96। तो ये वाला एग्जांपल आपको समझ गया होगा। आपको ये भी समझ गया कि वेरिएबल ग्रोथ रेट का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने सॉल्व कैसे करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जितने डिविडेंड का जहाँ पे वेरिएबल ग्रोथ है उतना आपने डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअली लेना है। और जहाँ से आपका प्रेजेंट वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, जहाँ से आपका डिविडेंड कांस्टेंट होता है, वहाँ पे आपने सिंपली कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का जो फॉर्मूला है वो यूज करके टर्मिनल वैल्यू निकालना है। और वो टर्मिनल वैल्यू का भी प्रेजेंट वैल्यू ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे बस एक गलती करेंगे आप, ये जो 6th ईयर की वाली गलती जो मैंने बताई थी उसको आपको याद रखना है। लास्ट में अपन देखते थे कंक्लूजन एज पर गॉर्डन्स मॉडल। जैसे अपन ने वॉल्टर्स मॉडल के कुछ कंक्लूजन देखे थे, सिमिलर कंक्लूजन आपको गॉर्डन्स मॉडल में भी मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों डिविडेंड का जो रहेगा हमेशा शेयर होल्डर्स का जो मत रहेगा वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, इफ R इज मोर देन K, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, 0%। ये कौन से कंपनीज में होगा, ग्रोथ कंपनीज में। अगर आपका R इक्वल्स टू K है तो नो ऑप्टिमम रेशियो, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट है, देखो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर सेम है तो आपका प्राइस ऑफ शेयर, आप मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कोई भी यूज करो, आपका प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में कंक्लूजन सिर्फ ये वाला डिफरेंट है, बाकी ये दोनों कंक्लूजन है यस वॉल्टर्स मॉडल के जैसा सेम है। वॉल्टर्स मॉडल में जब सिर्फ R इक्वल्स टू जब K आता है तो वहाँ पे वॉल्टर्स मॉडल क्या बोलता है, देखो यहाँ पे वॉल्टर्स मॉडल क्या बोलता है, एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। और अपना गॉर्डन्स मॉडल क्या बोलता है कि पे आउट रेशियो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, प्राइस आपका जो है हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। आप कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशियो यूज कर लो, ठीक है। और R अगर लेस देन K है तो क्या हो जाएगा, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% बन जाएगा। और ये अपन ने कब कैसे सीखा था सर, एक एग्जांपल के थ्रू, जहाँ पे आपका अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है और शेयर होल्डर्स अगर 10% कमा रहेंगे, तो शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे कि कंपनी सारा पैसा आप आपके पास रखो, आप इन्वेस्ट करके हमको 15% का रिटर्न ला के दो, हमारे पास तो 10% ही रिटर्न हम कमा पाएंगे। और अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% है तो शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे, कंपनी सारा पैसा हमको दे दो, हमारे पास 10% रिटर्न अर्न करने की कैपेसिटी है, तो हम जो है 10% रिटर्न अर्न करेंगे। सिंपल लॉजिक था यहाँ पे। तो आपका ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी यहाँ पे अपना खत्म होता है। तो अपने जो दो इंपॉर्टेंट मॉडल थे, वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, खत्म होता है। अभी अपन लास्ट वाला देखने वाले, मोदिग्लानी मिलर हाइपोथेसिस। तो ये मोदिग्लानी मिलर जी अपने को कुछ तो अलग ही बताते हैं हर बार, तो इस बार भी इन्होंने कुछ तो अलग लॉजिक दिया है, उसको अपन सीखते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है देखो, approach support that the firm dividend policy has no effect either on the price of the firm or cost of कैपिटल। मतलब क्या बोला है सर, अप्रोच क्या बोलता है कि आपका डिविडेंड पॉलिसी आप कोई भी रखो, मतलब आप डिविडेंड पे आउट रेशियो कुछ भी रखो,
कंपनी का मार्केट प्राइस या फिर वैल्यू ऑफ द फर्म विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, हैज नो इफेक्ट आइदर ऑन द प्राइस ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दोनों चीजों पे जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेकंड क्या बोला है, अजम्पशंस ऑफ एमएम हाइपोथेसिस, जहाँ पे अपन ने एमएम विदाउट टैक्स में भी बहुत सारे अजम्पशन देखे थे, यहाँ पे भी वैसे बहुत सारे अजम्पशंस है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, नो टैक्सेस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थ्रू इक्विटी ओनली। तो एमएम हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि आपको अगर नया इन्वेस्टमेंट लाना है तो आप सिर्फ इक्विटी के थ्रू रेज कर सकते हो। उसके बाद नो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पांचों आंसर क्या बोलते हैं उसको, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है, रियल लाइफ में इसका को कोई भी यूज आने वाला नहीं है। तो अभी अपन अजम्पशंस ऑफ एमएम हाइपोथेसिस अपना कंप्लीट होता है, एक बार आपने बस रीड कर लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अपन सीधा जो है मोदी गिलानी मिलर जी क्या बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या बोला है, एमएम हाइपोथेसिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट। तो ये जो आर्बिट्राज है अपन ने देखो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखा था कि अगर दो कंपनीज का वैल्यूएशन अनइक्वल होगा, अगर दो आइडेंटिकल फर्म्स का वैल्यूएशन अनइक्वल होगा तो कोई भी अगर शेयर होल्डर है तो वो आर्बिट्राज गेन कैसे अर्न कर पाता है, उसके अपन ने 4 एग्जाम्पल देखे थे। तो आपको जो है आर्बिट्राज वहां पे क्लियर हो गया होगा, ऐसे अपन समझते। बट वो आर्बिट्राज किस चीज का था, जब वैल्यू ऑफ फर्म्स अनइक्वल था। और यहाँ पे आर्बिट्राज किस चीज का करने वाले सर अपन, जब आपका डिविडेंड अगर चेंज होगा तो प्राइस ऑफ शेयर फर्म चेंज होगा कि नहीं ये चेक करने वाले। तो एमएम हाइपोथेसिस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन आर्बिट्राज आर्गुमेंट। थ्रू आर्बिट्राज द एमएम डिस्कसेस हाउ द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डिविडेंड इज पेड और नॉट। मतलब क्या बोल रहा है सर कि डिविडेंड आप पे करो या फिर ना करो, आपका वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट रहने वाला है। और ये क्यों होने वाला है, बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट। मतलब जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, आर्बिट्राज में क्या होता है एट द एंड प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है। और यहाँ पे यही बताया कि आर्बिट्राज की वजह से क्या होगा कि आपका प्राइस ऑफ द शेयर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डिविडेंड इज पेड और नॉट पेड। तो अभी अपन देखते हैं कि इसमें आपको प्रूव करना, ये जो आर्बिट्राज मोदी गिलानी मिलर जी बोलते हैं कि प्राइस ऑफ शेयर विल रिमेन कांस्टेंट, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा और उस एग्जांपल को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप डिविडेंड पे करो या फिर डिविडेंड ना पे करो, आपका वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट है। और उसके लिए यहाँ पे क्या है सर, 3 स्टेप्स है, जैसे अपन ने पहले सीखे थे वहां पे अपन ने कुछ तो 4-5 स्टेप सीखे थे, यहाँ पे अपन 3 स्टेप्स अलग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं अपन। फर्स्ट क्या बोला, स्टेप 1 कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ पीरियड 1। मतलब आपको क्या करना है, P1 निकालना है। और P1 कैसे निकालना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है सर कि आपका 0th ईयर का प्राइस क्या रहेगा, आपका फर्स्ट ईयर का प्राइस प्लस फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, उसका आप अगर प्रेजेंट वैल्यू ले लो तो आपका 0th ईयर का प्राइस बन जाएगा। तो सिंपली क्या बोला है, D1 प्लस P1 उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लो। प्रेजेंट वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपना क्या रहेगा, 1 प्लस के। तो मान लो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर 10% है तो आप क्या करोगे, D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1.1। तो ये 1.1 अपन ने कैसे निकाला, 1 प्लस के, दैट इज 1 प्लस 10%। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में P0 दिया जाएगा, D1 दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया जाएगा, आपको उससे क्या करना है, P1 निकालना है। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये वाला कुछ तो आपके लिए नया पॉइंट है। तो देखो ये जो आर्बिट्राज क्वेश्चन है, मोदी गिलानी मिलर जी जो आर्बिट्राज के थ्रू सॉल्व करता है, उसमें मोदी गिलानी मिलर जी किसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर कंपनी को नया इन्वेस्टमेंट लेना है तो कंपनी कैसे लेगी। तो देखो अगर कंपनी को मान लो 20 लाख रुपीज का न्यू इन्वेस्टमेंट रेज करना है, ठीक है, और वो कंपनी के पास अर्निंग्स था 10 लाख था, 10 लाख का अर्निंग था, और उसमें से 5 लाख का कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है। तो कंपनी ने अगर 5 लाख का डिविडेंड पे कर दिया तो कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स कितना बचेगा, 5 लाख का, करेक्ट। कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स कितना बचेगा, 5 लाख का। तो कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रेज करना पड़ेगा, अगर कंपनी को 20 लाख रुपीज रेज करना है तो कंपनी को इक्विटी शेयर कितने के रेज करने पड़ेंगे, 20 लाख माइनस 5 लाख, क्योंकि 5 लाख का अर्निंग्स अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कंपनी को बस 15 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या बोलता है सर कि मतलब नया इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है, 15 लाख का, और आपके शेयर का भाव कितना है, P1। मतलब आप जो प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1 निकालने वाले हो उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, डेल्टा एन, दैट इज न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको जो नया इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए आपको कितना शेयर्स
इशू करना है। वो कैसे समझेगा सर? आपको निकालना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि आपको नया इन्वेस्टमेंट के लिए कितना मनी रेज करना है, उसको आप डिवाइड कर दो आपके P1 से, तो आपको पता चल जाएगा डेल्टा एन। डेल्टा एन मतलब क्या है? न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। और उसका लास्ट स्टेप क्या है सर? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म। और वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे क्या बोला है? NP0। तो देखो एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फर्म है, मतलब फर्म के पास टोटल शेयर्स कितने थे, उसको आप अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ फर्म। NP0 मतलब क्या है यहाँ पे? वैल्यू ऑफ फर्म। और वो कैसे निकालने वाला है सर? एन प्लस डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस आई प्लस ई होल अपॉन 1 प्लस के ई। सर ये फॉर्मूला क्या है? हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अपन यहाँ पे समझते हैं फॉर्मूला को, ठीक है? क्या बोला था सर? फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म। और NP0 क्या होता है? एन प्लस डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस आई प्लस ई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। तो आप क्या करो पता है क्या? सिंपली इसको थोड़ा सा ना आप एक्सपांड कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका? NP प्लस डेल्टा NP माइनस आई प्लस ई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। यहाँ पे P1 है, सॉरी P1, ठीक है? तो NP1 मल्टी प्लस डेल्टा NP1 माइनस आई प्लस ई होल अपॉन 1 प्लस के, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आप, अपन ने फर्स्ट इसमें निकाला था डेल्टा एन और P1 अपने पास है, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो आपके पास डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय P1 क्या आएगा? आई माइनस ई माइनस डी, बरोबर है? ये डेल्टा NPN मतलब क्या है? कि आपको टोटल अमाउंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। अपने केस में कितना था? ये 15 लाख। मतलब आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? डेल्टा एन मतलब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ शेयर करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आपने कितना शेयर कैपिटल इशू किया है। और ये आई माइनस ई माइनस डी मतलब क्या है? अपन ने यहाँ पे सीखा था कि आई मतलब क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ई मतलब अर्निंग्स और डी मतलब डिविडेंड। तो ये आई माइनस ई माइनस डी का मतलब क्या है? आई मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे बोला है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ई मतलब अर्निंग्स एंड डी मतलब डिविडेंड पेड। तो आपको टोटल जितना इन्वेस्टमेंट करना था उसमें से आप क्या माइनस करोगे कि आपके पास रिटर्न अर्निंग्स कितना अवेलेबल है। और रिटर्न अर्निंग्स कैसे निकालते हो? अर्निंग्स माइनस डिविडेंड से। तो आपके पास देखो NP1 क्या आता है? आई माइनस ई माइनस डी। अपन ये NP1 को यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास? देखो NP1 प्लस डेल्टा NP1 के जगह पे अपन क्या डालेंगे? आई माइनस ई माइनस डी माइनस आई प्लस ई अपॉन 1 प्लस के। तो ये क्या बन जाएगा सर? NP1 प्लस आई प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो गया, और ये माइनस के आगे ई जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस ई प्लस डी प्लस ई अपॉन 1 प्लस के। तो ये माइनस ई प्लस ई भी कैंसिल हो जाएगा। और ये डी मतलब क्या है? डी मतलब ND1 है, ND1। क्यों सर? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय D1 करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। तो आपका फॉर्मूला एट द एंड क्या बनता है सर? ये एन अगर आप कांस्टेंट लोगे तो P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के। और ये P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के मतलब ये क्या है? P0। तो यहाँ पे देखो NP0 और NP0 इक्वल होता है। तो बस यही फॉर्मूला का लॉजिक है। बट आपको लॉजिक समझा हो ना समझा हो, मैंने तो आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। आपको एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसमें फॉर्मूला क्या है सर? एन प्लस डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय P1 मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ शेयर माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड प्लस अर्निंग्स अवेलेबल होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। और 1 प्लस के क्यों करते हैं अपन? प्रेजेंट वैल्यू निकालने को। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलने वाली है वो एट द पीरियड ऑफ जीरो, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म एट पीरियड जीरो क्या रहेगी आपकी? एन प्लस डेल्टा एन होल मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस आई प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। तो ये तीनों स्टेप्स आपको याद समझ गए होंगे। अभी अपन तीनों स्टेप्स में जो नोटेशन है वो क्या है? P0 प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, P1 प्राइस एट एंड ऑफ ईयर, D1 मतलब क्या है? डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर, के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एन मतलब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, डेल्टा एन मतलब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, आई मतलब इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ई मतलब अर्निंग्स, डी मतलब डिविडेंड।
VF या फिर NP0 मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। और ये I माइनस E माइनस डी क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड का और एक फॉर्मूला क्या है सर, डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय P1। तो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, सो दैट आपको जो कुछ अपन ने ऊपर कंसेप्ट सीखा है वो आपको अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपको अभी तक भी कंसेप्ट नहीं समझा हो तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीजें समझ जाएगी, तो आप ये एग्जांपल पे अभी फोकस करो, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है आपको 10%, P0 दिया है 100, नंबर ऑफ शेयर दिया है 10,000, प्रपोज डिविडेंड ₹5 पर शेयर, अर्निंग्स और नेट इनकम दिया है 1 लाख। ये प्रपोज डिविडेंड मतलब क्या होता है सर, अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ तो नोटेशन देखे थे। अगर कंपनी ने प्रपोज डिविडेंड बोला है मतलब दैट इज D1 होता है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टेप 1 में कैलकुलेट द P1। P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 होल अपॉन 1 प्लस KE। तो देखो दोनों केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया है, देखो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर P0 दिया है, तो P0 100 लोगे, ₹5 आपका क्या है, D1 प्लस P1 अपॉन 1.1। तो ये केस में आपका P1 आता है 105। अगर आप डिविडेंड नहीं पे करते हो तो आपका P1 कितना आता है, 110। यहाँ पे देखो दो केस है, डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड इज नॉट पेड। तो अगर डिविडेंड पेड रहेगा तो आपका डिविडेंड जो है यहाँ पे ₹5 आ जाएगा, तो इसकी वजह से आपका P1 बनता है 105। और अगर आप डिविडेंड नहीं पे करते हो मतलब आपका डिविडेंड कितना आ जाएगा, 0। तो उस केस में आपका प्राइस आता है 110। अभी क्या बोला, स्टेप 2, कैलकुलेट द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर इन्वेस्टमेंट। और न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर न्यू शेयर, मतलब नए शेयर से अपनों को कितना पैसा रेज करना है, डिवाइडेड बाय P1। और नए शेयर से पैसा कितना रेज करना है वो अपन कैसे निकालते हैं सर, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, उसमें से अपन माइनस करेंगे अपने पास कितना रिटर्न अर्निंग्स अवेलेबल है। और रिटर्न अर्निंग्स कैसे पता चलता है, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड से। तो ये आई माइनस ई माइनस डी अपॉन P1। तो ये दोनों तरफ आप अगर यूज करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या बोला है, न्यू इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, रिक्वायर्ड था, तो 2 लाख माइनस ब्रैकेट में लेंगे ई माइनस डी, मतलब ई माइनस डी क्या होता है आपका, रिटेन्ड अर्निंग्स। वो कैसे निकालोगे आप सर, ई अर्निंग्स कितना बोला है कंपनी के पास, 1 लाख, और डिविडेंड कितना बोला है, अगर डिविडेंड पे करते हैं तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब डिविडेंड कितना पे करने का सोच रही है कंपनी, 50,000 का। तो कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है तो आपका न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना बन जाता है, 1428.57। और अगर कंपनी मानती है कि कंपनी को डिविडेंड 0 पे करना है तो कंपनी का डेल्टा एन दैट इज न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना बनता है, 909.09। तो आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट होता है। अभी अपने को क्या करना है, स्टेप 3 में वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपली वैल्यू ऑफ फर्म और NP0 इक्वल्स टू एन प्लस डेल्टा एन, उसको ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे P1 से, माइनस आई प्लस ई डिवाइडेड बाय 1/k। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म आप दोनों केस में निकाल दो, आपको वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे 10 लाख दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको जो है 10 लाख दिख रहा है। आप सब फिगर्स यहाँ पे मतलब जो जो वेरिएबल्स है उसका फिगर्स आप यहाँ पे डाल दो तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। और दोनों केस में देखो 10-10 लाख आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव होता है सर, कि अगर आप डिविडेंड पेमेंट करो या फिर ना करो, आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या फिर आपका वैल्यू ऑफ फर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यही क्या बोला है आपको, मोदिग्लानी मिलर जी ने आपको यही समझाया है। यहाँ पे ये किसका पार्ट है सर, इररिलेवेंट थ्योरी का। तो आपको ये 3 स्टेप्स आपको याद रखना है हमेशा, सो दैट आप जो है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सॉल्व कर पाओगे। बाकी अपन ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख लिया ताकि आपका सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके, ठीक है। अभी अपन इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है सर, क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये भी पूछता है कि वैल्यू ऑफ फर्म एट द एंड ऑफ ईयर 1 निकालो। मतलब क्या करना है आपको, ईयर 1 के एंड का वैल्यू निकालना है। तो उसको आप सिंपली क्या करोगे पता है क्या, n प्लस डेल्टा एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास कितने, उसको मल्टीप्लाई कर दो P1 से, मतलब प्राइस एट एंड ऑफ ईयर 1। तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो देखो दोनों केस में अगर आप निकालोगे, डिविडेंड इज पेड और डिविडेंड इज नॉट पेड, तो डिविडेंड इज पेड के केस में क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस न्यू नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने इशू किए थे, 1428.57, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय P1। तो फर्स्ट वाले केस में आपका P1 कितना था, 105। तो सिंपली आपको वैल्यू ऑफ फर्म कितना मिल जाएगा, 12 लाख। और यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ फर्म कितना मिल रहा है, 12 लाख। बस ये वैल्यू ऑफ फर्म कहाँ का है, वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1। और अपन ने जो यहाँ पे वैल्यू निकाला था ये कौन सा था, वैल्यू ऑफ ईयर, वैल्यू ऑफ फर्म एट द
एंड ऑफ ईयर 0 या फिर वैल्यू ऑफ फर्म एट पीरियड 0, 0th पीरियड का वैल्यू यहाँ पे था और यहाँ पे अपन ने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का वैल्यू निकाला है। तो दोनों केस का आपको याद रखना है। अगर आईसीआई ने अगर कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एट द एंड ऑफ ईयर, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज आप हर जगह पे आपका ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा था सर, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू एन प्लस डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस आई प्लस ई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है मोदिग्लानी मिलर मतलब अपना जो थर्ड मॉडल था वो भी यहाँ पे अपना खत्म होता है। अभी अपन अपने फोर्थ मॉडल पे बढ़ते हैं। वो कौन सा है सर, लिंटनर्स मॉडल। तो ये क्या बोलता है देखते हैं। एज पर लिंटनर्स मॉडल करंट ईयर्स डिविडेंड इज करंट ईयर्स अर्निंग्स एंड लास्ट ईयर डिविडेंड। क्या बोला है सर, करंट ईयर्स डिविडेंड इज करंट ईयर अर्निंग्स एंड लास्ट ईयर डिविडेंड। देयर शुड नो और लेस फ्लक्चुएशन बिटवीन द 2 ईयर्स डिविडेंड। मतलब ये सिंपली लिंटनर्स मॉडल क्या बेस पे बना है पता है क्या, ये बोलता है कि आप D0 और D1 मतलब अगर आप D0 आपने फर्स्ट 0th ईयर के एंड में 10 रुपए का डिविडेंड दिया और आप अगर D1 अगर 20 रुपीज का दोगे तो शेयर होल्डर्स को क्या बैठ जाएगा, धप्पा मिल जाएगा कि क्या हो रहा है सर, यहाँ पे 100% डिविडेंड का ग्रोथ हो रहा है। और बाद में वापस थर्ड ईयर क्या हुआ, मतलब D2 में क्या होगा पता है क्या, कि कंपनी का अर्निंग्स एकदम घट गया तो फिर से कंपनी ने 5 रुपीज का ही डिविडेंड दिया। तो ऐसे अगर आप डिविडेंड का फ्लक्चुएशन होगा तो कंपनी के मार्केट प्राइस का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। और इसलिए लिंटनर्स मॉडल क्या बोलता है कि ये जो D0 D1 या फिर D2 है इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। और ये निकालेंगे कैसे अपन, तो आप क्या करोगे, अगर आपको D1 निकालना है तो आप D0 तो देना प्लस क्या करना है, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय टारगेट पे आउट माइनस D0 होल मल्टीप्लाई बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। तो क्या हो रहा है देखते, D1 मतलब क्या है, करंट ईयर डिविडेंड, D0 लास्ट ईयर डिविडेंड, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, टारगेट पे आउट मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड एएफ मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, ईपीएस नेक्स्ट ईयर का ईपीएस यहाँ पे क्या है, ईपीएस 1 है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, टोटल डीपीएस मिलेगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय टारगेट पे आउट रेशियो। तो इससे आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड पर शेयर फॉर ईयर 1। उसको अगर आप माइनस D0 करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, D1 और D0 का डिफरेंस कितना है, उसको आप मल्टीप्लाई करना है एडजस्टमेंट फैक्टर से। और एडजस्टमेंट फैक्टर कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या बोलता है कि कोई दो जो डिविडेंड देने वाले 2 साल के उसमें कितना फ्लक्चुएशन होना चाहिए, कितना होना चाहिए एडजस्टमेंट फैक्टर जितना। तो आप अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप D0 से कितना अमाउंट ज़्यादा दे पाते हो, तो वो आपका बन जाएगा D1। एकदम यूजलेस फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको बस फॉर्मूले से D1 कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहाँ पे अपने एक एग्जांपल भी देखते। लास्ट ईयर डिविडेंड दिया है 7 रुपीज का, करंट ईयर अर्निंग पर शेयर दिया है 30 रुपीज का, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है 40% का, एडजस्टमेंट फैक्टर दिया है 3%। तो आपको क्या बोला है सर कि करंट ईयर का डिविडेंड निकालो। तो कैसे निकालेंगे अपन, सिंपली D1 इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, D1 इक्वल्स टू D0 प्लस ब्रैकेट में क्या करेंगे, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय टारगेट पे आउट रेशियो माइनस D0 मल्टीप्लाई बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। तो सेम D0 मतलब 7, लास्ट ईयर डिविडेंड 7 था, प्लस करंट ईयर का अर्निंग मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो आपको मिल जाएगा करंट ईयर का डिविडेंड, उसमें से आप माइनस करो लास्ट ईयर डिविडेंड, तो आपको जो है एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा कि आप लास्ट ईयर के डिविडेंड से 5 रुपए ज़्यादा देने वाले थे, उसको आप एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, मतलब आपको मिल जाएगा कि आप कितना डिविडेंड पे कर सकते हो। एकदम यूजलेस मॉडल है, बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू में आ गया तो आपको आना चाहिए, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे आएगा ऐसा पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, अभी अपन लास्ट वाला मॉडल सीखेंगे, ग्राम एंड डोड मॉडल। अकॉर्डिंग टू ग्राम एंड डॉड मॉडल, स्टॉक मार्केट प्लेस मैक्सिमम वेट ऑन डिविडेंड रेदर देन अर्निंग्स। तो ये क्या बोलता है सर कि जो आपका डिविडेंड है उसको ज्यादा वेट मिलना चाहिए कंपेयर टू अर्निंग्स, और इसीलिए उसने क्या निकाला, आपका नया मॉडल निकाल लिया। वो मॉडल क्या बोलता है अपन देखते। तो देखो ग्राम एंड डॉड मॉडल क्या बोलता है, प्राइस ऑफ शेयर इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाय D प्लस E बाय 3। तो ये D प्लस E बाय 3 को आप एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3D प्लस E होल अपॉन 3। मतलब ये क्या बोलता है कि सर डिविडेंड को ज्यादा वेट दो इक्विटी अर्निंग से, बस यही लॉजिक था इसके पीछे, बाकी कोई भी लॉजिक नहीं है इसमें। और ये M मतलब क्या है, मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दिया हो तो आपको सिंपली फॉर्मूला डाल के प्राइस ऑफ शेयर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, ईपीएस आपका कितना दिया है 120, पे आउट रेशियो दिया है 30%,
कैलकुलेट द मार्केट प्राइस व्हेन मल्टीप्लायर इज 4। तो आप इससे क्या करोगे, आपको देखो अर्निंग्स पर शेयर दिया है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, दैट इज डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर आपका कितना आएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 30%, दैट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 30%, विच इज कम्स टू 36। तो सिंपली आपका फॉर्मूला आप यूज करो, P इज इक्वल्स टू एम, एम मतलब मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ब्रैकेट में क्या आएगा, डी डिविडेंड प्लस अर्निंग्स बाय 3। तो सिंपली 36 प्लस अर्निंग्स 120 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका मल्टीप्लायर। तो प्राइस ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 304। ये भी एकदम यूजलेस मॉडल है, सिर्फ एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने जो है डिविडेंड थेरीज के पांचों मॉडल यहाँ पे खत्म होते हैं। बट आपको याद रखना है ये 3 मॉडल पे आपको मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से भी ये दोनों मॉडल थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक है, ये वाला भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मॉडल है, ठीक है। और ये ग्राम एंड डॉट मॉडल के तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है, ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर MCQ आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आपको बताए जो कि आपको ये क्वेश्चन चैप्टर में यूज आने वाले हैं, ठीक है। क्या बोला है देखो, theoretically the wealth of shareholder will be same even if the dividend is paid in cash or the funds are used to repurchase और buy back the share। मतलब theoretically मतलब बुक्स में क्या होगा पता है क्या, कि आप डिविडेंड पे करो या फिर आप जो शेयर्स रिपर्चेस करो, वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हमेशा सेम रहने वाला है। कैसे रहने वाला है, यहाँ पे अपन एक एग्जांपल दिया है उसको समझते। HM Limited has 1 crore equity shares, market price दिया है 200 and proposes to pay dividend at ₹50 each। सपोज मिस्टर एक्स होल्ड 100 शेयर्स इन HM Limited, तो उसका जो है अपने को दो तरीके से वेल्थ निकालना है। फर्स्ट, आपको अगर कंपनी अगर कैश डिविडेंड पे करती है तो उसका वेल्थ कितना बनता है, और अगर कंपनी शेयर्स को रिपर्चेस करती है तो कितना उसका वेल्थ बनता है, ये अपने को यहाँ पे निकालना है। तो देखते हैं अपन, अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया तो कंपनी का एक्स डिविडेंड प्राइस कितना बन जाएगा, 200 माइनस 50 दैट इज 150। अपन ने देखा था कि आपको अगर कम डिविडेंड प्राइस दिया है, यहाँ पे जो मार्केट प्राइस दिया रहेगा वो कौन सा है, कम डिविडेंड है, क्योंकि इसके बाद अपन डिविडेंड पे करने वाले। तो आपका एक्स डिविडेंड प्राइस क्या बन जाएगा, कम डिविडेंड प्राइस माइनस डिविडेंड, तो वो बन जाएगा 150। तो आपका वेल्थ ऑफ मिस्टर एक्स कितना बन जाएगा, देखो शेयर्स उसके पास 100 शेयर्स है और एक्स डिविडेंड प्राइस 150 है, तो टोटल 15,000 के शेयर्स प्लस उसको कैश भी तो मिलेगा, जो कंपनी कैश डिविडेंड पे करने वाली है वो भी उसको मिलेगा। तो कितना मिलेगा सर, 100 शेयर्स के लिए 50 रुपीज, तो 5,000 का वो मिलेगा। तो उसका वेल्थ ऑफ मिस्टर एक्स कितना बन जाएगा, 20,000। अगर कंपनी डिविडेंड पे भी नहीं करती है तो भी उसका वेल्थ कितना बनता है, देखो 200 का मार्केट प्राइस है, 100 शेयर उसके पास थे, तो भी उसका वेल्थ कितना है, 20,000। मतलब कंपनी जब डिविडेंड पे नहीं कर रही थी तब भी 20,000 था, कंपनी ने डिविडेंड पे किया तो भी उसका वेल्थ कितना था, 20,000 था। ये ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि क्या हो रहा है, डिविडेंड पे करती है कंपनी, मतलब क्या करती है, ये पॉकेट से निकालते हैं ये पॉकेट में रखती है, मतलब मेरा ये पॉकेट में पैसा होगा तो मैं यहाँ से निकलूंगा यहाँ पे रखूंगा। बट एग्जैक्टली सेम ही होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो रिटर्न अर्निंग्स या फिर कंपनी का रिटर्न अर्निंग्स किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो कंपनी खुद के पास रखे या फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पास ऑन करे, दोनों केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ सेम रहने वाला है। अभी अपन देखते हैं ये सेकंड वाला, फंड्स यूज्ड टू रिपर्चेस और बायबैक। अगर कंपनी शेयर्स को रिपर्चेस करती है वो डिविडेंड से, तो क्या होगा। तो पहले अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कंपनी कितने शेयर्स बायबैक कर सकती है। तो देखो कंपनी के पास 1 करोड़ के शेयर्स थे और कंपनी 50 रुपए का डिविडेंड देने वाली थी, मतलब कंपनी क्या कर सकती है, 50 करोड़ के शेयर्स रिपर्चेस कर सकती है। तो सिंपली 50 करोड़ डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस तो 200 था, मतलब कंपनी 0.25 CR शेयर्स को रिपर्चेस कर सकती है। तो बायबैक रेशियो कितना बन जाएगा, 25%, मतलब 0.25 करोड़ शेयर्स रिपर्चेस कर सकती है 1 करोड़ शेयर्स में से, तो बायबैक रेशियो 25% आ गया। अभी वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक, बायबैक करने के बाद वैल्यू ऑफ शेयर क्या आ जाएगा वो देखते। देखो इनिशियली कंपनी का वैल्यू कितना था, कंपनी में 1 करोड़ शेयर्स थे, उसको 200 से मल्टीप्लाई करोगे मार्केट प्राइस से, तो कंपनी के पास एग्जिस्टिंग में 200 करोड़ का मार्केट प्राइस था। उसमें से क्या हो जाएगा, कंपनी कैश पे करेगी 50 करोड़ का शेयर्स बाय करने के लिए, तो कंपनी का वैल्यू 50 करोड़ से घट जाएगा, तो कंपनी का वैल्यू बन जाएगा 150 करोड़, ठीक है। और कंपनी के पास शेयर्स कितने रहेंगे, कंपनी के पास शेयर्स कितने रहने वाले, देखो कंपनी के पास पहले 1 करोड़ शेयर थे, उसमें से 0.25 शेयर्स कंपनी ने बायबैक कर लिया, तो बायबैक करने के बाद कंपनी के पास 0.75 शेयर करोड़ शेयर्स बच जाएंगे।
तो ये क्या है कंपनी का मार्केट मार्केट वैल्यू, और ये नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट प्राइस आफ्टर बायबैक कितना बनेगा 150 डिवाइडेड बाय 0.75 मतलब 200। तो मार्केट प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा है। तो देखते हैं अपन लास्ट में वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यहाँ पे वैल्यू के जगह मार्केट प्राइस ज्यादा रिलेवेंट होगा। ठीक है, ये वाला आप कट कर दो, यहाँ पे मार्केट प्राइस लिख दो। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक भी कितना आ रहा है अपना 200 रुपीज का। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल वर्टिकल स्टेटमेंट में आपको बता दिया। तो वेल्थ ऑफ मिस्टर एक्स कितना बन जाएगा, देखो कंपनी का मतलब बायबैक रेशियो कितना था 25%। तो अगर मेरे पास मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर्स थे तो उसमें से भी 25% शेयर्स कंपनी बायबैक कर देगी। तो कंपनी के एक मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर्स बच जाएंगे 75, और वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक भी कितना है 200। तो कंपनी के पास अब मिस्टर एक्स के पास कितना वैल्यू ऑफ शेयर रहेगा 15,000 का, और कंपनी को कैश कितना मिलेगा, देखो मिस्टर एक्स के कितने शेयर सोल्ड हो गए 25 शेयर्स कंपनी ने रीपर्चेस कर लिए, और रीपर्चेस कितने से किया है 200 रुपए से, तो उसको कितना मिलेगा 5,000 रुपीज कैश। तो टोटल देखेंगे तो आपको कितना मिल रहा है 20,000। तो वेल्थ ऑफ मिस्टर एक्स अगर डिविडेंड पे किया तो भी 20,000 है, डिविडेंड पे नहीं किया तो भी 20,000 है, और शेयर्स अगर रीपर्चेस कर दिए तो भी कितना है 20,000 है। और सिमिलर कंसेप्ट एक आपको और एक याद रखना है कि कंपनी अगर शेयर्स को बोनस शेयर देती है या फिर कंपनी शेयर स्प्लिट करती है तो भी शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर्स का वेल्थ चेंज नहीं होता है। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको यहाँ पे मेरे को बताना था, जो आपको क्वेश्चंस में यूज आने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप अपना जो है सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, देखो कोई भी एक आपको ना मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें कैसा आएगा पता है क्या, कि कंपनी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगी, उससे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मतलब क्या, आप जो वॉल्टर्स मॉडल या फिर गॉर्डन्स मॉडल सीखे हो, वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल, तो उसमें अपन ने क्या निकालना सीखा है, देखो यहाँ पे वॉल्टर्स मॉडल में अपन क्या निकालते हैं प्राइस, ये सॉरी गॉर्डन्स मॉडल है, वॉल्टर्स मॉडल में भी जो फॉर्मूला दिया है उससे अपन क्या निकालते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सिमिलर बेस पे गॉर्डन्स मॉडल में भी अपन क्या निकालते हैं प्राइस ऑफ शेयर। तो ये जो दोनों मेथड से आप निकालोगे मार्केट प्राइस वॉल्टर्स मॉडल से या फिर गॉर्डन्स मॉडल थे, उसको अपन क्या बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब शेयर्स का एक्चुअल भाव एज पर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स के परस्पेक्टिव से शेयर का भाव कितना होना चाहिए, ये अपन क्या बोलते हैं इसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो अगर आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अगर इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मतलब आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, देखो बताता हूं मैं आपको एक एग्जांपल। अगर देखो आपने जो वॉल्टर्स मॉडल या फिर गॉर्डन मॉडल यूज करके प्राइस ऑफ शेयर निकाला और वो आपके लिए बनता है 1200 रुपए का, बट मार्केट में अगर वो शेयर 1000 रुपीज में मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है शेयर अंडर वैल्यूड है, शेयर क्या है अंडर वैल्यूड है। तो आप क्या करोगे शेयर्स को बाय करोगे, क्योंकि 1200 आपके हिसाब से उसका भाव 1200 है, बट मार्केट में तो वो 1000 में मिल रहा है, तो आप उसको बाय करना स्टार्ट करोगे। तो क्या होता है शेयर इज अंडर वैल्यूड, बाय द शेयर और डोंट सेल द शेयर। तो आपके पास अगर शेयर्स है तो आप उसको होल्ड करके रखना, या फिर आपके पास अगर शेयर्स नहीं है तो आप उसको बाय करना। ये क्या आपको लिखना पड़ेगा एज अ कंक्लूजन, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस दिया जाएगा और क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो आप एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो यूजिंग वॉर्डन्स मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल, उसको कंपेयर करो मार्केट प्राइस से, और उसके बाद ये वाला आप कंक्लूजन वहां पे लिख के आना। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो अगर मार्केट में वो शेयर अपने हिसाब से जो 1200 का था, मार्केट में अगर वो 1500 का बिक रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर शेयर ओवर वैल्यूड है, मतलब अपने हिसाब से तो शेयर का भाव 1200 था बट मार्केट में तो शेयर 1500 में मिल रहा है। तो अपन क्या कर देंगे अपने पास जितने शेयर्स थे उसको बेच देंगे, या फिर अगर अपने को खरीदना है शेयर्स तो अपन वो वाले शेयर्स नहीं खरीदेंगे। शेयर इज ओवर वैल्यूड, अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर तो शेयर इज ओवर वैल्यूड, सो आइदर सेल द शेयर्स और डोंट बाय द शेयर्स। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा है कि ये वाला शेयर आपको खरीदना चाहिए क्या, तो आपने सिंपली नो बोलना है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास शेयर आप होल्ड करते हो आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे सेल कर दोगे उसको। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको मोस्ट ऑफ द केस एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो आपने इसको समझ लेना है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे समझने जैसा, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या है एक्चुअल वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, और उसको आप कंपेयर करोगे मार्केट प्राइस से, तो आपको डिसीजन पता चल जाएगा कि आपने शेयर को बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है। ठीक है, अभी लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूलेज है तो वो देखते हैं।
बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, और ये शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, बुक वैल्यू पर शेयर। और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है सर, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब टोटल अर्निंग कितना कमाया डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। और आप अगर देखो यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो आपको क्या मिल रहा है सर, ईपीएस अपॉन बीवीपीएस, ईपीएस अपॉन बीवीपीएस। ईपीएस कैसे निकलेगा सर, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आ गया ईपीएस, और शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो आएगा बुक वैल्यू पर शेयर। तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है आर ओ ई इक्वल्स टू ईपीएस डिवाइडेड बाय बीवीपीएस एक क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और डिविडेंड यील्ड मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब मार्केट प्राइस के रिलेशन है, तो डिविडेंड यील्ड क्या आ जाएगा, डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। तो यहाँ पे अपने जो है डिविडेंड डिसीजन चैप्टर के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसके सिलेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको जो कंसेप्ट यहाँ पे समझ गए उसको आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो अभी अपन जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद ही आपने जो है आगे का वीडियो रिज्यूम करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार आप जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो कुछ नोट्स से सिखाता हूँ, जो कुछ मेरे कंसेप्ट नोट्स है, मेरे क्वेश्चन बैंक्स है, मेरा हैंड रिटन सोल्यूशन बुक्स है, तो आपको सारा कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। और मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जो है एक बार टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप सारा मटेरियल रेफर कर पाओ। और ये चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि मैं आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल आपके लिए मटेरियल लेके आने वाला हूँ, तो आपने जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी अपन जो है क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या बोला इसमें देखते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू मैक्सटर एक्स वाई लिमिटेड। एक्स वाई लिमिटेड के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, देखो अर्निंग्स ऑफ द कंपनी 5 लाख रुपीज, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1 लाख, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या है अपने हिसाब से के, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है आर। तो देखो अपने को क्या पूछा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्या पूछा है, मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल। तो ये आपको आएगा क्या, करते हैं सर एकदम आसान है, अपन एक बार देख लेते हैं वही कैलकुलेट, पहले अपन फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो क्या बोला है सर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल कैसे निकालेंगे सर अपन, वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू डी प्लस आर बाय के मल्टीप्लाई बाय ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के। तो अपने पास देखो डी अवेलेबल है क्या, डिविडेंड है क्या अपने पास, डिविडेंड पर शेयर कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है, और कंपनी का अर्निंग्स दिया है, ठीक है। तो अपने को इसके बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, और एक बार आपके पास अर्निंग पर शेयर आया उससे आपको जो है डिविडेंड पर शेयर निकालना है। तो अपन यहाँ पे रफ में कैलकुलेशन करते हैं, देखो ईपीएस क्या आएगा आपका, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो देखो अर्निंग्स दिया है और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग दिया है, तो आप उसको यूज करके जो है आपका ईपीएस निकाल पाओगे। तो देखो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपका ईपीएस कितना आ गया इस केस में, 5 रुपीज पर शेयर, ठीक है। अभी आपके पास ईपीएस आ गया, और ये ईपीएस रेशियो और ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है उसके बेसिस पे आप डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, डीपीएस इक्वल्स टू ईपीएस मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना है अपने केस में 60%। तो आपका ईपीएस डीपीएस कितना आता है देख, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60% विच कम्स टू 30। तो अपने पास डी भी आ गया, ई भी आ गया, आर अपने पास अवेलेबल है, के अवेलेबल है। तो इस फॉर्मूले में अपने को जो जो चीजें लगने वाली है अपन ने सब निकाल ली, ठीक है। तो देखो आप सिंपली सॉल्व करो, डीपीएस डी कितना बोला अपने पास सर 30, प्लस आर कितना है सर, आर क्या बोला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.15 15%, उसको अपन 0.15 लिखेंगे,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% दिया है, उसको अपन 0.12 लिखेंगे। ई माइनस डी, ई कितना है सर अपना, अर्निंग पर शेयर है 50 और डिविडेंड पर शेयर है 30, तो सिंपली डिवाइडेड बाय, और एक बार क्या आएगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है 0.12, तो आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना आता है एक बार आप कैलकुलेट कर लो। देखो सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इसका सोल्यूशन कितना आएगा, डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा 20, सॉरी रिटर्न अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 20, तो आप सिंपली ऐसा करो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपको इस सब का वैल्यू मिल जाएगा इतने पार्ट का, उसमें आप 30 ऐड कर दो और डिवाइड करो फिर से 0.12 से, तो आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ जाएगा। कितना आता है सर, मेरे कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है, 1 सेकेंड, 458.33, ठीक है, 458.33 पर शेयर। तो फर्स्ट तो अपना सॉल्यूशन जो है आ गया। फर्स्ट में अपने को क्या पूछा था सर, कि मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल। अभी अपने को क्या बोला है सर, सेकंड, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है अपने को सर, क्या निकालना है अपने को, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, तो जब जहाँ पे भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, एक सेकेंड, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए सर, 0%। क्योंकि क्या होगा सर, शेयर होल्डर्स क्या बोलने वाले हैं मीटिंग में, कि कंपनी आप क्या करो, सारा डिविडेंड आपके पास रखो और उसको इन्वेस्ट करके आप उसको 15% रिटर्न अर्न करो, क्योंकि हम कितना रिटर्न अर्न कर पाएंगे, सिर्फ 12%। ठीक है, तो आपका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बन जाएगा, 0%। तो अपने को सेकंड क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो, मतलब 0% पे आउट रेशियो पे अपने को मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है। तो वो भी अपन सिंपल ये वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे फिर से। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, डी प्लस आर अपॉन के ई मल्टीप्लाई बाय ई माइनस डी होल अपॉन के ई। एग्जाम में आप एक बार भी फॉर्मूला लिख दोगे और सीधा सॉल्यूशन करोगे तो चल जाएगा। अभी इस केस में अपने को डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% करना है, तो आपका डिविडेंड कितना हो जाएगा 0, प्लस आर कितना है अपना सर, सिमिलर है, आर 0.15, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.12, अर्निंग्स आ जाएगा 50, डिविडेंड वापस से 0 हो जाएगा, तो 50 माइनस 0 50 हो जाएगा। ठीक है, आपका डी कितना है यहाँ पे 0 है, तो सिंपली आप उसको और एक बार 0.12 से डिवाइड कर दोगे तो आपका प्राइस ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, देखते हैं अपन। ठीक है, तो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 0.12, तो इस केस में आपका आता है 520.83। ठीक है, तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे अपन ने क्या किया सर, मार्केट वैल्यू एज पर वॉल्टर्स मॉडल निकाला और उसके बाद ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बता के फिर से ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पे मार्केट वैल्यू निकाला। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस आया है, अगर आप ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका प्राइस कम आया है। अगर अपन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो करेंगे तो आपका प्राइस जो है 520.83 तक भी जा सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको किसने बताया, वॉल्टर्स मॉडल में। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है सर ये क्वेश्चन में, देखते हैं। एम लिमिटेड बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास फॉर विच कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या है, के इक्वल्स टू 10%, आपने ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इट हैज 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 100। करंट मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है सर, P0। P0 कितना दिया है अपने को, 100 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या एक्सपेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000 फॉर द ईयर एंड बोर्ड इज कंसिडरिंग द डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। तो टोटल डिविडेंड कितना देने वाली है बोर्ड, देखो आप नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो इससे। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड कितना आएगा आपका सर, 25,000 शेयर्स थे मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 1,25,000 का टोटल डिविडेंड कंपनी देने वाली है। ठीक है, अभी आपने को क्या पूछा है, एम लिमिटेड रिक्वायर्ड टू रेज 5 लाख फॉर अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब एम लिमिटेड को क्या करना है सर, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट रेज करना है। तो इलस्ट्रेट हाउ द एम अप्रोच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड इफ द डिविडेंड आर पेड और नॉट पेड। तो मतलब अपने को यहाँ पे सर क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि वैल्यू ऑफ फर्म आपका इक्वल होगा बाय एम अप्रोच, आप डिविडेंड पे करो या ना करो। तो अपन यहाँ इस केस में क्या करते सर, यहाँ पे देखो अपन ने कंसेप्ट में पढ़ा था कि अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। वो 3 स्टेप्स कौन से, एक बार अपन रिवाइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट पीरियड 1। तो P1 कैसे निकालेंगे अपन सर, सिंपल फॉर्मूले से, P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के ई।
उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, मतलब डेल्टा एन निकालना है। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे सर अपन, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय इशू डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट एंड ऑफ ईयर 1। और एडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड माइनस रिटेन अर्निंग्स। और रिटेन अर्निंग्स मतलब क्या है आपका, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। और उसके बाद लास्ट में अपन स्टेप 3 में क्या निकालेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म NP0। NP0 का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू NP0 एन प्लस डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस आई प्लस ई होल अपॉन 1 प्लस के। तो इस हिसाब से जो है अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और दोनों केस में वैल्यू ऑफ फर्म निकालते। तो फर्स्ट अपन वैल्यू निकालेंगे इफ द डिविडेंड इज पेड, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड इज पेड, क्या आएगा सर वैल्यू ऑफ फर्म। फर्स्ट स्टेप 1 क्या करेंगे अपन, स्टेप 1 प्राइस एट पीरियड 1 निकालेंगे। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अपने केस में सर अपने को P0 दिया है, P0 कितना है 100, P1 अपने को निकालना है, अपने पास D1 कितना दिया है सर 5 रुपीज़ का। और अपन कौन सा निकाल रहे हैं अभी, व्हेन डिविडेंड इज पेड। तो अपन डिविडेंड यहाँ पे 5 रुपए का कंसिडर करेंगे, ठीक है। अपॉन 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है तो 1 प्लस के कितना आएगा 1.1। तो आपका P1 का वैल्यू कितना आता है, आप एक बार देखो सिंपली क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1 माइनस 5, तो आपका P1 आता है 105, ठीक है। स्टेप 2 देखते हैं अभी, स्टेप 2 क्या रहेगा सर, स्टेप 2 में अपन क्या करते हैं, डेल्टा एन निकालते हैं, मतलब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। उसका फॉर्मूला कैसा है सर, डेल्टा एन इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड माइनस रिटर्न अर्निंग्स। और रिटर्न अर्निंग्स मतलब क्या है आपका, ई माइनस डी होल अपॉन P1। तो आपके देखो इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको, 5 लाख का। क्वेश्चन में दिखा है कि नया इन्वेस्टमेंट 5 लाख का करना है, ठीक है। देखो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना था, उसमें से क्या कर रहे हैं सर, कंपनी के पास अर्निंग्स जो है 2,50,000 का है और 1,25,000 का कंपनी डिविडेंड देने वाली है। तो सिंपली आपका अर्निंग्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,50,000, उसमें से 1,25,000 का कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है। अपन अभी कौन सा केस देख रहे हैं सर, व्हेन द डिविडेंड इज पेड, इसलिए अपन यहाँ पे डिविडेंड कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय P1, अपना P1 कितना आया सर लास्ट स्टेप में 105। तो देखो यहाँ पे आपका डेल्टा एन कितना आता है, आप सॉल्व करो। 5 लाख माइनस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 105, तो आपका देखो ये आता है 3,571.43 शेयर्स। तो ये आपका आ गया डेल्टा एन। अभी स्टेप 3 में क्या करते हैं सब अपन, वैल्यू ऑफ फर्म या फिर NP0 का अमाउंट निकालते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे अपन, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी सर, एन प्लस डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस आई प्लस ई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो देखो आपका एन कितना था ओरिजिनल, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितना है अपने पास 2,25,000, ठीक है। नॉर्मली एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास कितना है 25,000, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 25,000 प्लस न्यू नंबर ऑफ शेयर्स अपन ने कितने इशू किए 3,571.43 मल्टीप्लाई बाय आपका P0 कितना है, सॉरी P1 कितना है 105। फर्स्ट स्टेप में अपन ने देखो P1 निकाला था, P1 आया था 105। तो सिंपली ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड था अपने को 5 लाख रुपीज, और कंपनी का अर्निंग्स कितना है सर 2,50,000, करेक्ट। कंपनी का अर्निंग्स कितना था 2,50,000 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 1 प्लस के। तो यहाँ पे अपन 1 प्लस के मतलब क्या है 1.1, एक सेकेंड ना, 1.1 आ जाएगा। तो देखो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आता है, आप कैलकुलेट करो सिंपली, 25,000 प्लस 3,571.43 मल्टीप्लाई बाय 105 इक्वल्स टू ये आता है 30 लाख माइनस 5 लाख प्लस 2,50,000। तो ऊपर आपका ये आता है 27,50,000, उसको डिवाइडेड बाय 1.1 कर दो तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा 25 लाख। ये इक्वेशन सॉल्विंग का काम आप कर लेना, एक बार कैलकुलेटर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म आता है 25 लाख व्हेन द डिविडेंड इज पेड। अभी अपन सेकंड केस देखते हैं जहाँ पे डिविडेंड पे नहीं करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन क्या निकालने वाले हैं, वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, स्टेप 1 में प्राइस एट पीरियड 1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के ई का फॉर्मूला यूज करके। तो अपने पास P0 कितना दिया है, 100। P1 कितना है सर, निकालना है अपने को। D1 कितना रहेगा ये केस में, अपने को देखो डिविडेंड इज नॉट पेड, मतलब डिविडेंड कितना रहने वाला है, 0 अपॉन 1 प्लस के ई। 1 प्लस के ई क्या है, 1.1। तो आपका प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आएगा, 110 रुपये। तो अपन ने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। अभी अपन निकालते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में अपन क्या करते हैं सर, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो इसमें क्या है फॉर्मूला आपका, डेल्टा एन इक्वल्स टू आई प्लस, सॉरी, आई माइनस रिटेन अर्निंग्स, मतलब इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड माइनस रिटेन अर्निंग्स। और रिटेन अर्निंग्स कैसे निकालते हैं अपन, ई माइनस डी होल अपॉन P1। तो अपना सिंपली देखो, इन्वेस्टमेंट अपने को कितना करना था, 5 लाख का, माइनस कंपनी के पास अर्निंग्स कितना है, 2,50,000 का। और कंपनी का इस बार डिविडेंड कितना रहेगा, देखो अपन कौन सा केस देख रहे हैं, डिविडेंड इज नॉट पेड। तो डिविडेंड कितना रहेगा यहाँ पे, 0 डिवाइडेड बाय 110। अपने सेकंड केस में P1 कितना आता है, 110। तो सिंपली आपका डेल्टा एन आप कैलकुलेट करो कितना आता है, देख लो, ठीक है। तो देखो डेल्टा एन आता है आपका 2272.73, ठीक है। तो आपके पास एक बार अभी डेल्टा एन निकल गया, एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, 2272.73, ठीक है। अभी अपन स्टेप 3 क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। तो देखो स्टेप 3 में क्या करने वाले अपन, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने वाले। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू एन प्लस डेल्टा एन होल मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस आई प्लस ई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आता है, देखो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास सर थे 25,000 प्लस नए शेयर्स अपन ने इशू किए 2,272.73 मल्टीप्लाई बाय P1 अपना 110 है, इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे 5 लाख का, और आपका अर्निंग्स कितना था, 2,50,000 का। उसको डिवाइड किससे करने वाले अपन सर, 1 प्लस के से। तो 1 प्लस के कितना है, 1.1। तो आप वैल्यू ऑफ फर्म फिर से कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो। तो इस केस में भी आपका वैल्यू ऑफ फर्म कितना आएगा सर, 25 लाख। तो आपका जो है सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म होता है। अभी अपन देखते हैं एक बार क्वेश्चन में पूछा क्या है, सो दैट अपन उसका कंक्लूजन लिख पाएंगे। तो इलस्ट्रेट हाउ द एमएम अप्रोच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड इफ द डिविडेंड आर पेड और नॉट पेड। तो अपन ने दोनों केस में वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के उनको इलस्ट्रेशन दे दिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। अभी अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, देखो यहाँ पे, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट दिया है 50 लाख का, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स दिए 100 लाख के, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों भी दिया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या दिया है सर, आपको आर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है वो देखते हैं, कैलकुलेट द प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल व्हेन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25, 50 एंड 100%। तो तीनों केस में आपको क्या करना है, सिंपली गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यूज करके प्राइस ऑफ शेयर निकालना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, पहले अपने को क्या लगेगा यहाँ पे सर, ईपीएस लगने वाला है। तो ईपीएस कैसे निकालेंगे अपन, इनकम स्टेटमेंट बना के। देखो आपको नेट प्रॉफिट दिया है, उसमें से आप प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर दो, तो आपको अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर करोगे तो आपको ईपीएस मिल जाएगा। तो अपन एक बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या बोला है सर, नेट प्रॉफिट दिया है आपको, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 50 लाख का, ठीक है। 50 लाख का नेट प्रॉफिट, उसमें से माइनस क्या होगा सर, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाएगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है,
100 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 15%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा 15 लाख का। तो आपके पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ जाएगा 35 लाख का। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ शेयर्स। तो अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने सर 5 लाख, ठीक है। तो आपका ईपीएस कितना आ जाएगा देख लो यहाँ पे, ईपीएस आ जाएगा ₹7 पर शेयर। तो अभी अपन सिंपली क्या करेंगे, एक एक चीज का प्राइस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट वाला क्या रहेगा सर, क्या बोला है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बोला है 25%। दैट मीन्स आपका बी मतलब रिटेंशन रेशियो कितना आएगा सर 75%। आप अभी सिंपली क्या करते हो, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला यूज करो। गॉर्डन ग्रोथ क्या बोलता है, P0 इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय 1 - बी होल डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर। और ये 1 - बी मतलब क्या है सर, 1 - रिटेंशन रेशियो, मतलब ये क्या होता है आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। तो सिंपली अभी अपन क्या करेंगे, ई अपने पास ई कितना आया है सर 7 पर शेयर, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 - बी, 1 - बी मतलब 1 - 0.75 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है सर अपनों को क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 16% का। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.16 माइनस बी आर, बी मतलब क्या दिया है सर अपना रिटेंशन रेशियो, दैट इज 0.75 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है सर अपने पास, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 20% मतलब 0.2। तो सिंपल आपका प्राइस एट पीरियड जीरो कितना आ जाएगा देख लो आप एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। 7 × 0.25 डिवाइडेड बाय, तो आपका P0 आता है यहाँ पे 175 रुपीज, ठीक है। तो अपना फर्स्ट वाला पार्ट खत्म होता है, अभी अपन सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या पूछा है सर, आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 50% है, ठीक है। तो पे आउट रेशियो कितना है 50%, दैट मीन्स आपका रिटेंशन रेशियो भी कितना आएगा 50%। तो सिंपली आप P0 फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका P0 क्या आएगा सर, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 1 - पे आउट रिटेंशन रेशियो दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसको भी आप सॉल्व करो, आपको आपका P0 मिल जाएगा, कितना आता है चेक करो एक बार, ठीक है। तो ये आता है आपका 58.33 पर शेयर, ठीक है। तो देखो अपना P0 हो गया यहाँ पे, सेकेंड केस में भी आपका सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अभी अपन अपना थर्ड वाला सॉल्यूशन निकालते हैं, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आप थर्ड वाला सॉल्यूशन लिखोगे P0 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे अपने को एक बार पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो निकालना है। तो पे आउट रेशियो कितना है आपका 100%, दैट मीन्स आपका रिटेंशन रेशियो कितना आएगा 0%। तो आप सिंपली P0 कैसे निकालोगे, ई मल्टीप्लाई बाय 1 - बी। तो अपना अर्निंग्स कितना था सर, अर्निंग पर शेयर था 7 मल्टीप्लाई बाय 1 - रिटेंशन रेशियो दैट इज 0% डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 0.16 माइनस बी आर, बी कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय आर है 0.2। तो सिंपली ये क्या बन जाएगा आपका P0 कितना आएगा देख लो आप, तो ये आता है 43.75 पर शेयर। तो अपन ने क्या कर लिया, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल यूज करके तीनों केस में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकाल लिया। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म होता है। अभी अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है सर, ARR लिमिटेड इज अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 पर शेयर। फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 15% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर एंड देन 5% फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। तो ये कौन सा है सर अपना गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, उसमें से वेरिएबल ग्रोथ मॉडल वाला क्वेश्चन है। द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या बोला है सर यहाँ पे,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया है आपको 20% का। उसके बाद क्या बोला, कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ 120, कंपनी पेड, पेड मतलब क्या बन जाएगा सर, ये आपका D0 कितना बन रहा है 120, ठीक है, तो D0 आपका 120 दिया है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, सिंपली बोल दिया है कि D0 120 है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रेडेड एट एवरेज प्राइस ऑफ 3122 ऑन द लास्ट डे, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एंड स्टेट वेदर द शेयर आर ओवर प्राइस और अंडर प्राइस। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको समझ गया होगा कि वेरिएबल ग्रोथ रेट दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा और टर्मिनल वैल्यू निकाल के उसका भी प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर और प्राइस ऑफ शेयर एज पर द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। तो अपन सिंपली पहले एक बार टेबल निकाल लेते हैं और उसके भरोसे पे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या आएगा, ईयर, सेकंड डिविडेंड, थर्ड आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फोर्थ आएगा प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ठीक है। टेबल थोड़ा और बड़ा लगेगा तो अपन थोड़ा सा टेबल बढ़ा लेते हैं। तो चलो फर्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, ईयर, सेकेंड रहेगा कैश फ्लो, थर्ड रहेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फोर्थ आएगा आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो ईयर देखो, ईयर कैसा रहेगा 1 2 3 4 और लास्ट में कौन सा आएगा वो अपन देखते हैं, टर्मिनल वैल्यू कौन से ईयर की आने वाली है वो अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या कैश फ्लो मिलने वाला है आपको, डिविडेंड, और डिविडेंड कितना रहेगा फर्स्ट ईयर का 120 मल्टीप्लाई बाय ग्रोथ कितना है सर, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए 15%, तो सिंपली 1.15 मल्टीप्लाई बाय 120 करना, तो आपका आता है 138। तो फर्स्ट ईयर का डिविड कैश फ्लो कितना आता है 138, सेकेंड ईयर का कैश फ्लो कितना आएगा 158.7, सिंपली क्या करो आप प्लस 15%, थर्ड ईयर का आता है 182.51 और फोर्थ ईयर का आता है 209.88, तो ये आपके आ गए फोर्थ ईयर तक के डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फॉर नेक्स्ट देन 5% फॉर इंडिफिनाइट पीरियड, तो मतलब नेक्स्ट ईयर का D5 कितना आएगा आपका, देख लो यहाँ पे D5 कितना आता है 209.88 प्लस 5%, दैट कम्स टू 220.37, ठीक है। तो ये आ गया आपका D5। अभी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सर, टर्मिनल वैल्यू निकालना पड़ेगा, और टर्मिनल वैल्यू कब से आता है, मैंने बोला था देखो अपन ने जब क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ा था तब मैंने क्या बोला था कि टर्मिनल वैल्यू जब आता है, जिस साल से आपका डिविडेंड कांस्टेंट है उसके एक साल पहले का आपको टर्मिनल वैल्यू निकल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टर्मिनल वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, टर्मिनल वैल्यू इक्वल्स टू P4, या फिर आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि D5 कांस्टेंट, जब से डिविडेंड कब से कांस्टेंट है D5 से, तो D5 अगर आप यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा P4। तो यहाँ पे आपने सिंपली वो वाला फॉर्मूला लगाना है, D5 अपॉन KE-G, तो आपका P4 कितना आ जाएगा देख लो यहाँ पे, D5 आया है 220.37 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 0.20 चाहिए, और ग्रोथ रेट कितना है सर आपका फ्यूचर में 5%, तो डिवाइडेड बाय -0.05, तो आपका P4 कितना आता है देख लो यहाँ पे 220.3 220.37 डिवाइडेड बाय 0.15, तो आपका आता है देखो 1469.13, और ये P4 है तो इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फोर्थ ईयर का यूज करना पड़ेगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये वाला अगर आप फिफ्थ ईयर का फैक्टर लोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो ये कितना आता है 1469.13, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1469.13, सिंपली अभी क्या करेंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करेंगे, कौन सा 20% वाला, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है अपना 20%, तो सिंपली 1/1.2 कर लो और साले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप यहाँ पे लिख दो, मैं भी सिंपली लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। और आप इन सारों का अगर टोटल निकालोगे डिस्काउंट करके तो आपको क्या मिल जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर या फिर प्राइस ऑफ शेयर, सिंपली आप अभी कैलकुलेट कर लो, ठीक है।
तो ये आता है सर 1140.05। तो ये क्या आ गया सर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो आपके हिसाब से शेयर का भाव कितना होना चाहिए 1140.05। बट देखो मार्केट में ट्रेड कितने में हो रहा है 3122 मतलब 3122। तो क्या आप ये शेयर बाय करोगे? यहाँ पे क्या बोलना है अपने को स्टेट वेदर द शेयर आर ओवर प्राइस और अंडर प्राइस। तो सिंपली दिख रहा है सर कि आपके हिसाब से भाव कितना आ रहा है 1140, बट मार्केट में कितने में बिक रहा है 3122 से। तो अपन कंक्लूजन क्या लिख देंगे कि सर द प्राइस ऑफ द शेयर इज ओवर प्राइस्ड, द शेयर प्राइस इज ओवर प्राइस्ड। मतलब 1140 रुपए में शेयर मिलना चाहिए था बट मिल कितने में रहा है 3122 में। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। अभी अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है देखो। इन द मंथ ऑफ मे द करंट फाइनेंशियल ईयर शेयर्स ऑफ आरटी लिमिटेड वेयर सोल्ड फॉर ₹1460। मतलब ये क्या बोला है सर आपको P0 दे दिया है 1460 का। करंट फाइनेंशियल ईयर का बात का है इसलिए अपने को P0 कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है और लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ रेट ऑफ 7.5%। मतलब जी दे दिया है आपको 7.5%। आरटी लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। तो डिविडेंड पेड मतलब क्या होता है सर D0। ये कितना आ जाएगा आपका 20। अभी क्या बोला है सर यहाँ पे कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न अज्यूमिंग दैट डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलॉन्ग विद द अर्निंग्स एट 75% पर ईयर इन द परपेचुएटी। मतलब डिविडेंड क्या है आपका सॉरी ग्रोथ रेट क्या है कांस्टेंट है। तो आपको क्या निकालना है सर सिंपली रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स कैन एक्सपेक्टेड। मतलब इन्वेस्टर्स मतलब कौन है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स रेट ऑफ रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या निकालना है आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए तो आपको सबसे पता है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है D1/P0 प्लस जी। तो आपके पास देखो D1 दिया है क्या नहीं सर अपने पास क्या अवेलेबल है D0। तो D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी करोगे तो आपको D1 मिल जाएगा। तो सिंपली D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी, जी कितना बोला है 0.075 दैट इज 7.5%। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1.075 से मतलब 1 प्लस जी से डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय पी सॉरी D1/P0 प्लस जी। ठीक है तो D1 अपन ने ले लिया यहाँ पे D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय P0 कितना है अपना 1460 प्लस ग्रोथ रेट दिया है आपको 0.075। तो इससे आपको जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आता है देख लो यहाँ पे ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1.075 डिवाइडेड बाय 1460 प्लस 0.075। तो ये आता है आपका 8.97%। इसके आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये तो क्वेश्चन आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी सीख लिया था। इसके आगे का क्वेश्चन आपको डिविडेंड वाला क्वेश्चन है ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आरटी लिमिटेड विल अर्न अबाउट 10% ऑन रिटेन अर्निंग्स। मतलब आर कितना बोला है सर यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% बोला है ठीक है। एंड शैल रिटेन 60% ऑफ द अर्निंग्स। मतलब बी दिया है आपको बी कितना दिया है 60% का। तो क्या कैलकुलेट करने बोलता है देखते हैं। इन दिस केस स्टेट वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपको आर दिया है 10%, रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 10% और रिटेंशन रेशियो दिया है 60%। तो आपको क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं ये कि ग्रोथ रेट चेंज इन ग्रोथ रेट क्या है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का चेंज मतलब नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आएगा। तो इसको अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन यहाँ पे देखते हैं ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा ये जो आपको डिविडेंड दिया है उसके लिए आपको फर्स्ट निकालना पड़ेगा कि ओल्ड आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था। सो दैट आप क्या निकाल पाओगे अर्निंग पर शेयर ठीक है। तो आपको जाना अर्निंग पर शेयर के पास है बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ओल्ड डिविडेंड पर डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना पड़ेगा। और डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने के लिए अपने को क्या लगता है रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो अपन कहाँ से निकाल सकते हैं देखो आपको यहाँ पे ग्रोथ रेट दिया है और अपने पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों की मदद से अपन ओल्ड रिटेंशन रेशियो निकालेंगे और एक बार आपके पास ओल्ड रिटेंशन रेशियो आ गया तो आप अर्निंग पर शेयर निकाल पाओगे। तो अपन एक बार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं आपको समझ जाएगा। तो सिंपली आप क्या फॉर्मूला यूज करो जी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय आर। तो अपने पास ग्रोथ रेट ओल्ड ग्रोथ रेट कितना था आपका 7.5 7.5 इक्वल्स टू बी बी अपने को निकालना है मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने पास कितना है 10% और ये भी 7.5% है। तो आपका बी कितना आ जाएगा 7.5% डिवाइडेड बाय 10% ठीक है। तो ये आता है 0.75 दैट इज 75%। तो ओल्ड आपका रिटेंशन रेशियो पुराना रिटेंशन रेशियो कितना था
25%। दैट मीन्स पुराना डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आएगा सर 25%, क्योंकि रिटेंशन रेशियो अगर 75% है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आएगा 25%। अभी अपने को क्या करना है सर, पुराना आपके पास डिविडेंड पर शेयर अवेलेबल है तो आपको टोटल ईपीएस मिल जाएगा, आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशियो भी है और डिविडेंड भी आपको पता है कि आपका 20 रुपीज़ है, तो दोनों के इन्फॉर्मेशन से आपको पुराना ईपीएस मिल जाएगा, मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको मिल जाएगा। तो ईपीएस कितना आएगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये आता है आपका सर 80 रुपीज़। अभी आपके पास देखो ईपीएस मिल गया, अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपका नया रिटेंशन रेशियो यूज करके आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ग्रोथ रेट निकालना है। तो देखो रिवाइज्ड ग्रोथ रेट, अपन फर्स्ट क्या निकालते हैं, रिवाइज्ड ग्रोथ रेट इन ब्रैकेट जी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय आर। तो नया बी कितना दिया है आपको 0.6, देखो क्या बोला है, रिटेंशन रेशियो कितना है 60% ऑफ अर्निंग्स, मतलब नया रिटेंशन रेशियो कितना है 60%। तो सिंपली 0.6 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अपने को पता है यहाँ पे अपना कितना है 10%, दैट इज 0.1। तो नया ग्रोथ रेट आपका कितना आता है 0.06। तो अपने पास क्या आ गया, देखो रिवाइज ग्रोथ रेट आ गया, इसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, बट उसके लिए अपने को फर्स्ट क्या लगेगा सर, डिविडेंड पर शेयर। तो डी कितना आएगा देख लो यहाँ पे, डीपीएस कितना आएगा, ईपीएस इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। तो अपना ईपीएस कितना है सर, यहाँ पे अपन ने निकाला है 80 रुपीज़ का ईपीएस है, ठीक है। तो इसको अपन सिंपली क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, और नया रिटेंशन रेशियो कितना है आपका 0.6, 60% है, ठीक है। तो 1 माइनस 0.6 करेंगे तो आपको देखो आपका डिविडेंड पर शेयर कितना आता है 32। अभी अपने को क्या करना है, सिंपली रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। तो D1 कितना है, D1 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपली D0 ये जो अपने को 32 मिला है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी, और ग्रोथ रेट कितना है अपना 6%, तो ग्रोथ 1 प्लस जी कितना आएगा 1.06। देखो यहाँ पे अपने रिवाइज ग्रोथ रेट निकाला था 6% का, डिवाइडेड बाय P0, P0 कितना है सर अपना 11460 दिया है अपने को, ठीक है। तो P0 कितना गया 1460 प्लस ग्रोथ रेट कितना है अपन ने अभी निकाला 0.06। तो आपका रिवाइज्ड के कितना आता है देख लो यहाँ पे, तो ये आता है 8.32%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ ट्रिकी एडजस्टमेंट क्या था कि आपको जो है ग्रोथ रेट से यूज करके आपको जो है पुराना ईपीएस निकालना था, और उसके बेसिस पे फिर से आपको नए सब कैलकुलेशन करने थे। तो अपन जो है अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 24, यही अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बस आपको इतना कहूंगा कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ सत्वा लिमिटेड इज 50%, 15%। तो आरओई कितना है सर 15%। और क्या बोला है देखते हैं, एंड द कैपिटलाइजेशन रेट एप्लीकेबल टू कंपनी इज 20%, मतलब के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 20%, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका 15%। सत्वा लिमिटेड बुक वैल्यू पर शेयर इज 125। Calculate the intrinsic value of share today using Gordon's model and Walter's model if the company's policy is retained 65% of the earnings। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है सर, रिटेनरेशन रेशियो दिया है 0.65। बट सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको सर ईपीएस नहीं दिया है, अर्निंग पर शेयर नहीं दिया है। तो ये अपन कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। आपको यहाँ पे बीवीपीएस का इन्फॉर्मेशन दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है आपका, ईपीएस डिवाइडेड बाय बीवीपीएस। और ये सर आप अपन ने कहाँ पे सीखा था, मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट बुक अगर आप रेफर करोगे तो लास्ट में मैंने आपको ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला सिखाया था। बीवीपीएस क्या होता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, उसको आप अगर टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे तो ईपीएस अपॉन बीवीपीएस आता है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करके आप अर्निंग पर शेयर निकालोगे। तो देखो आरओई कितना दिया है आपको 0.15 इक्वल्स टू ईपीएस
मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय बीबीपीएस कितना दिया है 125। तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना आता है देख लो यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर कितना आएगा सर 0.15 मल्टीप्लाई बाय 125, तो ये आता है आपका 18.75। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको दिए वाली है। तो अपन एक बार गॉर्डन्स मॉडल और एक बार वॉल्टर्स मॉडल को लगा के सॉल्यूशन निकालते। गॉर्डन्स मॉडल क्या बोलता है सर, पी जीरो इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय 1 - बी होल अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी आर मतलब क्या है, ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे आप सिंपली सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, 18.75 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रिटेंशन रेशियो कितना है 65%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.65 होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर कितना है अपना 20%। ठीक है, तो 0.2 माइनस बी आर 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो आप इसको सॉल्व करो, आपको पी जीरो आ जाएगा। और ये कौन सा मॉडल है सर अपना, गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, तो पी जीरो कितना आता है देखो, तो यहाँ पे आपका पी जीरो आता है 64.02। तो यहाँ पे आपका गॉर्डन्स मॉडल खत्म होता है। अभी अपने को सेकेंड निकालना है वॉल्टर्स मॉडल से। तो वॉल्टर्स मॉडल क्या बोलता है सर, प्राइस ऑफ शेयर इक्वल्स टू डी प्लस आर अपॉन के मल्टीप्लाई बाय ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के। तो अपने पास डिविडेंड कितना है अपने को निकालना पड़ेगा। अपने पास ईपीएस है और डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो डिविडेंड कितना आएगा आपका देखो, डी कितना आएगा अपना, डी इक्वल्स टू 18.75 मल्टीप्लाई बाय 35%। 35% क्या है सर, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 18.75 मल्टीप्लाई बाय 35%, तो डिविडेंड आता है आपका 6.5625। तो सिंपली आप यहाँ पे 6.5625 करो प्लस आर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है सर अपने पास 15%, और के ई कितना है अपना 20%। तो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय ई, ई कितना है अपना ईपीएस 18.75 माइनस डिविडेंड 6.5625 होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है अपना 0.2। तो देखो सिंपली आपका पी जीरो कितना आता है, कैलकुलेट करो आप। तो देखो यार इस केस में आपका आता है 78.52 रुपीज़। तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर 24 भी यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में सिर्फ ये वाला एडजस्टमेंट था जो आपको करना था, जिससे आपको जो है अर्निंग पर शेयर मिलता है। उसके बाद तो जो है सारा सोल्यूशन आपको पता ही है। ठीक है, तो अपना जो है सारा यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन चैप्टर खत्म होता है। इसमें अपन ने सारे कंसेप्ट सीख लिए, प्लस जो कंसेप्ट अपन ने सीखे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी आपने सीख लिया है। तो अभी बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि आप जो है इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे क्वेश्चन बैंक से। और मेरा क्वेश्चन बैंक मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक सर कहाँ पे आपको अभी तक पता ही होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो अभी अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन क्या सीखने वाले हैं, रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।